सुरेंद्र मुक्ता प्रत्युत्तरात्मक कृपा भाष्यत पाद लखेंद्र प्रवचना बोधिंद स्थापित ये सर्वे जिनते ते पाठ योगी जनस्य पंच गुरुः बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता जी। और मंगलाष्टक के वाचन के साथ मैं प्रशिक्षक वैभव पारिक सर से अनुरोध करूंगा कि आज के प्रस्तुतिकरण सत्र को गति प्रदान की जाए। उससे पूर्व मैं आप सभी के लिए बता दूं कि प्रस्तुतिकरण के सेशन में आप सभी के वीडियो ऑन होना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं यहाँ से नाम नहीं ओपन करूँगा। बाकी आप स्वयं ही जिनके वीडियो ऑफ हों वो अपने से अपने वीडियो को ऑन कर लीजिएगा। जी प्लीज सर कंटिन्यू। धन्यवाद नीरज जी। जैन शिक्षा समृद्धि की ओर से सीखो और सिखाओ की ये श्रृंखला में हमने पिछली बार नैतिक शिक्षा और संस्कार का जो सत्र किया था और उसमें हमने ये देखा था कि बच्चे अगर बचपन में ही हम नैतिक शिक्षा के संस्कार के ऊपर काम करते हैं तो बहुत अच्छे से काम होता है और बच्चे ज्यादा खिलते हैं, ज्यादा मजबूत होते हैं, मूल्यवान होते हैं। उनके जो संस्कार होते हैं, उनके जीवन के जो मूल्य होते हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं। तो बचपन में जो बोया जाता है वो बहुत काम आता है और इसी माध्यम से हमने ये सोचा था और हमने ये काम लिया था कि हम सब नैतिक शिक्षा, क्योंकि बच्चों को क्या है कहानियां बहुत पसंद होती है और कहानियों से वो बहुत कुछ सीखते हैं और कहानियों से वो इमेजिनेशन करते हैं, कल्पनाशील बनते हैं और कल्पनाओं में अपने आप को वो संवारते हैं और ज्यादा बेहतर होते हैं। कई सारे जो भाव है वो समझ पाते हैं। तो हमने ये तय किया था कि हम इस सप्ताह कहानियां लिखेंगे, कहानियां जो सुनी हुई है उसको भी इकट्ठा करेंगे, बच्चों को सुनाएंगे, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और कई लोगों ने ये काम किया भी है और उन्होंने ग्रुप में भेजा भी है। मैं उन सभी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, तालियां बजाता हूँ। रागिनी जी, आप अपनी कोई व्यू, खास करके शिक्षकों ने जो कहानियां इकट्ठा करके रखी है या खुद बनाई है उसके बारे में देना चाहे तो दे सकते हैं। सर कहानियां जिसने लिखी है मैंने उनके नाम नोट भी किए हैं और देखा भी है, बहुत अच्छी कहानियां लिखी हैं, सभी अच्छे से कार्य कर रहे थे और बहुत से लोगों ने नहीं भी किया है, बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से नैतिक शिक्षा के ऊपर कहानियां लिखी हैं, जिनमें से हेमंत जी ने भी 5-6 कहानियां लिखी हैं। उन्होंने लालच के बारे में बताया है, अपने काम से काम रखने के लिए बताया है, चिड़िया और बंदर की मुसीबतों से नहीं डरना चाहिए, ये सब कहानियां लिखी हैं। और प्रफुल्ल जी ने भी लिखी हैं मोबाइल का दर्द, कि मोबाइल से हमें क्या दर्द हो सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। और उन्हें वात्सल्य यानी प्यार के रूप में, प्रेम के रूप में, सौहार्द के रूप में भी एक कहानी लिखी थी। जिनेंद्र जी ने भी एक कहानी लिखी थी, खुशी का राज, के जीवन में हमें कैसे खुश रहना चाहिए, कैसे दूसरी गलत बातों को निकालकर हमें अपने आप में कैसे खुश रहना है, इसके बारे में बताया था। माधुरी जी ने भी सत्य के ऊपर कहानी लिखी थी, मोबाइल व्हाट्सएप के ऊपर कहानी लिखी थी, हमें हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, इस बारे में भी उन्होंने कहानी लिखी थी। सच्चे गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये कहानियां लिखी थी। मन के क्या भाव होते हैं, इस बारे में भी कहानी लिखी थी। आर्यांश जी ने भी माँ और सब्जी वाली के आपस की बात को लेकर एक कहानी लिखी थी और गुरु कौन होता है उसके बारे में और प्रार्थना कैसी होती है इसके बारे में भी उन्होंने कहानी लिखी थी। नीलांजना जी ने भी 3 कहानियां लिखी थी। एक हठी बालिका की जिद नहीं करनी चाहिए, जिद से हमें क्या क्या हानियां हो सकती हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए, उससे क्या हानि हो सकती है, और संस्कारहीन शिक्षा
कि अगर शिक्षा हम लोग अच्छे से ना करें तो वो संस्कारहीन कैसे हो जाती है। उस शिक्षा के बारे में बताया था। रिमी जी ने भी लिखी थी कि गलत काम का क्या असर होता है, हमें गलत कार्य नहीं करना चाहिए, उसके असर गलत ही होते हैं। और समय के सदुपयोग के बारे में उन्होंने कहानी लिखी थी। पूनम जी ने भी कहानी लिखी थी कि हमें अवसर का ध्यान रखना चाहिए। तपन, रिश्ता इंसानियत का, मेरी संस्कृति मेरा अभिमान और मृत्यु अटल है। यानी काल से या मृत्यु से हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक सत्य है, वो आनी ही है। पल्लवी जी ने भी समय का मूल्य समझो, वह अमूल्य है, इस बारे में कहानी लिखी थी। और जीवों को नहीं सताना चाहिए, जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, उन्होंने इस बारे में कहानी बताई थी। श्वेता जी ने भी कहानी लिखी थी। एक कहानी थी जीने की सोच बदल देगी, एक बूढ़े बैल की थी। जो बैल बूढ़ा हो गया था तो किसान कह रहा था कि उसे अब कुएं में गिर गया तो उसे नहीं निकालना चाहिए, अब वो बूढ़ा हो गया है। लेकिन उसको जैसे ही कुएं में मिट्टी डाली तो उस बैल ने अवसर का कैसे प्रयोग किया और कैसे वह ऊपर आ गया, तो बैल की सूझबूझ के बारे में बताया गया था। और संसारिक मोह माया के रूप में भी कहानी लिखी थी। शिवानी जैन बड़ा मलहरा ने भी कहानी लिखी थी, समय का सदुपयोग, खुशी का राज, कोशिश करना मत छोड़ो, एक ईमानदार किसान के बारे में थी। और अनुजैन गड़ा कोटा ने भी कहानियां लिखी थी, घमंड नहीं करना चाहिए। दीक्षा जी ने भी लिखी थी, सफलता के बारे में उन्होंने कहानी लिखी थी। दृष्टि जैन कोशिश करना नहीं छोड़े, चार भाइयों की कहानी भी लिखी थी। और ज्योति जैन मर्देरा ने भी आत्मविश्वास से रहना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, ईमानदारी की जीत और चतुराई का फल, साहसी की जीत, ये सब कहानियां के टाइटल थे। शालिनी सिंघई ने भी दो कहानियां लिखी थी, एक हकीकत एक गलत फहमी। कि क्या गलत फहमी हो सकती है और जो हकीकत है उसे हमें गलत फहमी कैसे हो सकती है, इस बारे में बताया था। आज के चिंतन का सबसे बड़ा धन, इस बारे में भी कहानी थी। प्रिया जैन खरगापुर ने भी कहानियां लिखी थी, बुद्धि का उपयोग, प्रेम और आदर पूर्वक, बिना विचारे कोई काम ना करें, इस तरह की कहानियां प्रिया जैन ने भी लिखी थी। और शालिनी जैन दमोह ने भी जैसे को तैसा एक कहानी प्रस्तुत की थी जो बहुत ही अच्छी लगी। पारस जैन ने भी लालची व्यापारी और कल किसने देखा, इस बारे में कहानी लिखी थी। रासुक जैन ने भी कहानी लिखी थी, गुस्सा और गुस्से में लिया गया निर्णय कैसे गलत हो जाता है, इसलिए अपने जीवन में फालतू चीजों को महत्व ना दें, खुशी के पीछे मत भागो, आनंद से रहो। इन सब ने बहुत ही अच्छे से कहानियां लिखी थी। इन सबके लिए मैं बहुत तालियां बजाती हूँ और बहुत इनका अभिनंदन करती हूँ। बहुत अच्छे से आपने सप्ताह का नियत कार्य किया है, धन्यवाद सर। रागिनी जी, आपने इतनी सारी कहानियां बता दी कि मुझे ऐसा लगता है कि अब शीत ग्रुप की एक कहानी की बुक पब्लिश करनी पड़ेगी, क्या कहते हैं नीरज? जी सर, जी बहुत सर, अच्छी कहानियां थी सर। मतलब जबरदस्त। और मैंने भी उसमें से कई सारी कहानियां पढ़ी, कुछ के रिव्यू भी लिखे, कुछ के रिव्यू में नहीं लिख पाया हूँ, पर मैं जरूर लिखूंगा उसके ऊपर भी। और मुझे भी कई सारी कहानियां तो मैंने अपने जीवन में पहली बार पढ़ी। मतलब हमारे हाँ गुजरात सर, में जो कहानियां होती है और वहाँ जो कहानियां कहते हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मैंने भी जी बहुत कुछ उससे सीखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कहानियां पढ़ना। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप लोगों को चैट बॉक्स में जवाब देना है, और सभी मित्र ज्योति जी, अनु जी, शालिनी जी, नीलांजना जी, अर्पिता जी, कोशिश करें आप वीडियो ऑन रखें, आप हमें अपने दर्शन दें, हमें अच्छा लगेगा। आप सभी मित्रों को देखो, आज तो वैसे भी आज शिक्षक दिवस है, और बच्चे शिक्षक को ज्यादातर इसीलिए याद करते हैं क्योंकि बच्चों की कल्पना में है ना, शिक्षक जब तक बच्चे समझदार या बड़े नहीं होते हैं, 12, 13, 15 साल के नहीं होते ना, तब तक शिक्षक उनकी कल्पना में रहते हैं। वो एक अटैचमेंट रहता है, वो घर पे जाके भी शिक्षक को याद करते हैं, एक लगाव रहता है बच्चों को। तो और आज शिक्षक दिवस है, तो हम सब भी, हम ऐसा मानते ही है कि हम अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के मन में, जहन में हम एक कल्पना के रूप में भी रहते ही है। तो आप सब अपने वीडियो ऑन रखें ताकि हम और अच्छे से बात कर पाए। और आज हमें आप लोगों से ही, यस शालिनी जी, सभी कहानी शिक्षादायक ही है, सही बात है आपकी। नीलांजना जी, मैं समझ गया हूँ, आप भले अपना वीडियो ऑफ रखें, आपकी बारी आए तो आप जरूर कहानी सुनाएंगे। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने बचपन में अपने शिक्षकों से और अपने दादा दादियों से कहानी सुनी है, नाना नानियों से? जरा चैट बॉक्स में बताएं।
चैट बॉक्स में लिखना है सभी को। हाँ चलिए, हाँ संकेत जी ने, नीरज जी ने, शालिनी जी ने, नीलांजना जी ने, रिमी जी ने, शालिनी जी ने, शालिनी जी ने भी सुनी है, पल्लवी जी ने भी सुनी है, बढ़िया। मटके की सुनाती थी दादी, बहुत बढ़िया नीलांजना जी। प्रिया जी ने सुनी है, ठीक है ना, ओके। और मैं ये और भी है, समेत जी आप भी आंसर दे सकते हैं। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि वो जो कहानी कहने का वो जो जगह थी, वो जिस तरह से, जिस भाव में, जिस ढल लय से कहते थे, वो लय, वो भाव आपको बरोबर याद हो, और वो उनके फेस के जो एक्सप्रेशन है वो भी आपको बरोबर याद है। और खासकर बच्चे जब सुनते हैं ना, तो देखिए बच्चे को कहानियां क्यों अच्छी लगती है, तो उसका विज्ञान ये है कि बच्चे की जो स्लेट होती है ना वो खाली होती है। तो जब बच्चे बचपन में कहानी, मतलब स्लेट खाली होती है, इसका मतलब क्या कि दिमाग में उसके बहुत सारा डेटा होता नहीं है, वो बहुत खाली होता है। तो जब बचपन में वो कहानी सुनते हैं बच्चे, तो जब जो कोई कहानी सुनाने वाला होता है, उनकी कहानी सुनते सुनते वो बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, और वो कल्पनाओं से अपने मस्तिष्क में वो डेटा फिल करते हैं, है ना। अगर आपने बताया कि भाई राक्षस आया था, तो वो राक्षस की कल्पना करेंगे कि राक्षस कैसा दिखता होगा, तो वो तरह तरह से सोचेंगे। राक्षस के 2 सींग होंगे, या राक्षस का बड़ा सा मुंह होगा, उसके बड़े बड़े दांत होंगे, बड़े बड़े नाखून होंगे, और वो कल्पना करते हैं, और कल्पना करके वो अपना डेटा फीड करते हैं। और उसी तरह कहानियों के माध्यम से जो उसका बोध होता है ना, तो वो बोध तो उनको हमेशा याद रहता है बचपन में, और वो बोध को वो अपने जीवन में भी देखते हैं। तो इसीलिए शिक्षा के माध्यम में, शिक्षा बच्चों को, प्राथमिक कक्षा में बच्चों को शिक्षा देते हुए आप अगर कहानियों का उपयोग करते हैं ना, तो ये सबसे इफेक्टिव मॉडल बनता है। हमारे वहां गुजरात में मुछाड़ी माँ करके गिजुभाई बधेका बहुत प्रचलित है, और हो सकता है कि अब वो आपके पास भी उनका नाम आया हो या उनका साहित्य आया हो। तो गिजुभाई बधेका वो खुद शिक्षक नहीं थे, वो लॉयर थे, वो कोर्ट में केस लड़ते थे, और उन्होंने अंग्रेज सरकार से सामने से मांगा कि मुझे शिक्षा व्यवस्था में काम करना है और बच्चों को पढ़ाना है। तो जब पहले 2 दिन वो बच्चों की क्लास में, जो गवर्नमेंट स्कूल होती है ना, वो स्कूल में गए पढ़ाने पहले 2 दिन, तो यानी जैसे ही क्लास में गए और बच्चों को सिखाने की बात कही, या बच्चों को बोलने की बात कही, अपनी बात रखने का प्रयास किया, तो सारे बच्चे जो है वो उठकर भाग गए और बहुत हल्ला मचाने लगे, और बच्चे सुनना ही नहीं चाहते थे कि शिक्षक हमें कुछ बोले, नया शिक्षक आएगा कुछ सिखाएगा, कुछ नहीं। वो उन्होंने क्लास छोड़ दिया और भाग गए। तो 2 दिन ऐसा हुआ ना, तो वो परेशान हो गए, अरे ये बच्चे को मैं कैसे सिखाऊंगा, क्या बात करूंगा। और तीसरे दिन उन्होंने बच्चों को कहानी सुनाने से शुरुआत की कि चलो मैं आज उनको पहले कहानी सुनाऊंगा, मैं उनकी अटेंडेंस नहीं लूंगा, उनका नाम नहीं पूछूंगा, कुछ नहीं पूछूंगा, मैं सीधी कहानी सुनाने लगूंगा। और आप मानोगे नहीं कि जैसे ही उन्होंने कहानी सुनाना शुरू किया, तो हुआ ये कि बच्चे, स्कूल का टाइम खत्म हो गया, उसके बाद भी वो बैठे रहे और बोले कि नहीं कहानी सुनाओ, कहानी पूरी करो, कहानी पूरी करो। दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ, और फिर ये एक सिलसिला चला कि जैसे जैसे वो कहानी कहते गए, बच्चे और उनसे अटैच होते गए, उनके साथ जुड़ते गए, और बच्चों के जीवन में बहुत प्रभावकारी काम वो कर पाए। और आज उनको शिक्षा जगत में, बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में, शिक्षा जगत में उनका नाम बहुत रिस्पेक्ट, सम्मान से लिया जाता है, और उनकी कई सारी किताबें अभी गुजरात में और इवन हिंदी में भी, आपने दीवा स्वप्न करके किताब पढ़ी है, ठीक है, दीवा स्वप्न जो हिंदी में भी उपलब्ध है, तो वो दीवा स्वप्न जो है वो उसी किताब की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। वो किताब गिजुभाई बधेका के अनुभवों का संस्मरण था, और वो शिक्षा जगत में, प्राथमिक शिक्षा जगत में जो क्रांति उन्होंने की, उसकी शुरुआत उन्होंने बच्चों को कहानियां सुनाने से की। तो मैंने ये पूरे सप्ताह आपको कहानी लिखकर लाने के लिए बोला, और आज भी आपका अनुभव आप शेयर करने वाले हैं। वो यही कारण है
कि हम उसको उस माध्यम को समझे कि ये इतना जबरदस्त माध्यम है कि जिससे बहुत बड़ी क्रांति बच्चों के मन मस्तिष्क में हो सकती है। कहानियां बच्चों को इतनी पसंद होती है, चाहे वो टीवी पे जितना भी देख ले, पर अगर आप उसको अलग से कहानी कहना शुरू करोगे ना, तो वो अपने विश्व में पूरा खो जाएगा और वो उसको बहुत एंजॉय करता है। तो चलिए हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले शालिनी जी कह रही है, हमारी छोटी बेटी अपनी पाठशाला में कहानी सुनकर आती है और वो बहुत ध्यान में रखती है और घर आकर हम सभी को सुनाती है। बहुत अच्छा, बढ़िया। तो बच्चे भी कहानी कहना बहुत पसंद करते हैं, बढ़िया। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आज हमने जो पिछले सप्ताह नियत कार्य किया है, कहानियां लिखी है और जो कहानियां सुनाई है, जो बच्चों को सुनाई है, तो वो अनुभव आपको शेयर करना है। तो सभी को 3 मिनट मिलेंगे। रागिनी जी, आप टाइम कीपिंग कर सकेंगे? या मैं अपने ग्रुप में से भी किसी को कह सकता हूं? शालिनी जी, आप टाइम कीपिंग करेंगे? शालिनी जी ने पिछली बार भी किया था। सर मैं कर दूं। ठीक है, ठीक है, चलिए। आवाज नहीं आई होगी शायद मेरी। हाँ, अभी आ रही है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं, है ना? तो मैं इनवाइट करता हूँ शालिनी जी को ही। शालिनी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। 3 मिनट का समय है। हाँ, पिछले सप्ताह आपने जो भी नियत कार्य किया है, खास करके कहानियों वाला, उसके बारे में बताना है और एक कहानी बतानी है। जी सर, शुरू करें सर? हाँ, शुरू कीजिए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। और आपको और हाँ, बोलिए जी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सर, आपको और हमारे साथ में जुड़े सभी सहभागी शिक्षक मित्रों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो सर इस हफ्ते का जो नियत कार्य था वो ये था कहानी लिखना। तो मैंने एक ही कहानी लिखी है कि जैसे को तैसा, या फिर एक लाइफ में एक ऐसा समय आता है अपनी जिंदगी में जब हमें हर शेर को एक सवा शेर मिलता ही है। सर, मैंने कहानी इस बारे में लिखी थी कि जो एक दुकानदार होता है, मतलब स्वीट शॉप वाला होता है, मिठाई की दुकान वाला। तो वो एक तो उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, बहुत मतलब लालची टाइप का होता है कि और बिजनेस चले और बिजनेस चले। तो ना वो कभी किसी को दान देता है, ना किसी की मदद करता है, और ना ही किसी के लिए मतलब ऐसा करता है कि यदि कोई भूखा उसकी दुकान पे आए तो वो हेल्प कर दे। तो जो मजदूर उसके सामने से निकलता है रोज अपने कार्य के लिए, वो मिठाइयों की खुशबू लेते हुए जाता है और सोचता है कि मैं एक दिन इसकी दुकान से मिठाई खरीदूंगा जिस दिन मेरे पास पैसे होंगे। लेकिन उसके पास पैसे नहीं जुड़ पाते हैं, तो वो एक दिन सोचता है कि क्यों ना आज मैं इसी खुशबू के साथ में अपना खाना यहीं पर खाऊं। वो अपनी सूखी रोटियां जब मिठाई की खुशबू के लेते हुए खाता तो उसे वो रोटियां स्वादिष्ट लगती है। ऐसा करते हुए जब 1 महीने गुजर जाते हैं, तो जब दुकानदार मालिक करोड़ीमल देखता है कि मेरी दुकान के सामने बैठ के कोई मतलब खाना खा रहा है, तो एकदम झल्ला के पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और वो बताता है कि मैं तुम्हारी मिठाई की दुकान की खुशबू ले रहा हूँ, क्योंकि मिठाइयों की खुशबू मेरी रोटी को स्वादिष्ट बना देती है। तो ऐसा मजदूर जब रिप्लाई देता है, फिर उसके बाद में फिर करोड़ीमल पूछता है कि ऐसा तुम कितने दिन से कर रहे हो। तो मजदूर कहता है कि कुछ 1 महीने हो गया है मुझे ये सब करते हुए। जो दुकानदार होता है करोड़ीमल, वो पूछता है कि 1 महीने हो गए, अब तो तुम्हें मेरी जो खुशबू ली है मेरी मिठाइयों की, उसके क्या देने होंगे, पैसे देने होंगे, नहीं तो मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा। लेकिन मजदूर कहता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, ठीक है मैं कोर्ट चलने के लिए तैयार हूँ। तो कोर्ट जाते हैं और जज के सामने मामला की जो मामला होता है उसकी सुनवाई होती है। और जब सुनवाई होती है तो जज भी कहते हैं कि हाँ ये बात तो सही है कि तुमने खुशबू ली है तो पैसे तो देने होंगे, तो बताओ फिर तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। मजदूर से जब पूछा जाता है तो मजदूर कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ 2 ही सिक्के हैं। छोटे छोटे 2 सिक्के निकालता है और कहता है कि साहब मेरे पास तो 2 ही सिक्के हैं। तो करोड़ीमल कहता है कि इतने में क्या होगा। तो फिर जज जो रहते हैं
वो बहुत ही समझदार रहते हैं, वो अपने जेब से सिक्के निकालते हैं और जो मजदूर रामू रहता है उसे देते हैं और कहते हैं कि ये सिक्के लो। तो करोड़ी मन बहुत खुश हो जाता है, मन ही मन सोचता है कि अब ये सिक्के मुझे मिलने वाले हैं, बिना किसी मेहनत के या बिना मेरी मिठाई बिके हुए, क्योंकि मिठाई तो उसकी खर्च हुई नहीं थी, सिर्फ उसे पैसे ही मिलने वाले। तो वो बड़ा खुश हो जाता है कि चलो मुझे पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन जज तो फिर जज भी समझदार है, तो जज कहते हैं जो मजदूर है जिसने खुशबू ली थी उसे पैसे देते हैं और कहते हैं ये पैसे लो, सिक्के लो और करोड़ी मल के चाहिए है तो उस मिठाई होंगे नहीं, क्योंकि मिठाई तो तुमने खाई नहीं, सिर्फ खुशबू ही ली है। तो जो उसकी खुशबू की कीमत भी क्या होगी, सिर्फ होगी, आवाज होगी। तो जब ऐसा वो सुनता है, वो जो कोर्ट में जो लोग बैठे रहते हैं वो जज के लिए क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि हाँ बहुत समझदार जज है, बहुत ही न्यायपूर्वक अपना फैसला दिया। तो इसके बाद जब ये होता है, वो सुनता है कि अरे मुझे सिर्फ सिक्कों की आवाज सुनाई देगी, तो फिर वो ऑब्जेक्शन उठाता, बोलता है कि ऐसा थोड़ी ना होगा। जज कहते हैं कि जब मिठाई खाएंगे और पैसे खुशबू के चाहिए तो पैसे भी क्या होंगे, आवाज में ही होंगे। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और सॉरी बोलकर चला जाता है कि अब ये तुम अपने पास रखो और इससे मिठाइयाँ खरीदो। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ज्यादा चतुराई नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी चतुराई भी हम पर ही भी भारी हो सकती है। सर बहुत अच्छा। ये कहानी आपने खुद लिखी है? जी सर। ये कहानी आपने खुद लिखी है? जी सर, ये मिलती जुलती कहानियां हैं, मैंने इस रूप में दूसरी सुनी थी, वो लिखी है। अरे बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो ग्रुप में, चैट बॉक्स में जरूर मैसेज करें। बहुत बढ़िया शालिनी जी। और आपने बच्चों को कहानी सुनाई थी इस सप्ताह? सर अभी स्कूल तो लगी नहीं रही है, तो ऑनलाइन सिर्फ हम लोग वीडियो भेज रहे हैं, लाइव क्लास हमारी होती नहीं क्योंकि क्लास छोटी है, तो वीडियो में तो भी नहीं गई कहानी, लेकिन आज हम कोचिंग पढ़ाते हैं उसमें सुनाई थी सर हमने। और आपने जिस तरह से, आपका जो टोन है ना वो काफी मजबूत है, पॉजिटिव है, और आपके एक्सप्रेशन है, आप जिस तरह से जो वाक्य थे उसको बोल रही थी, जहां पोज रखना था पोज लिया, बहुत अच्छे से आप कहानी कह रहे थे। आप अगर बच्चों को कहानियां कहेगी ना, बच्चे बहुत खुश होंगे। ठीक है, आपको ये काम हमेशा करते रहना है। बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अर्पिता को इनवाइट करते हैं। अर्पिता जी को अनम्यूट कीजिए। अर्पिता जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? पापा के नंबर पे लगाओ। अर्पिता जी, जी सर। सर एक मिनट सर। क्या हुआ? जी सर। हाँ, तो आप पिछले सप्ताह आपने कहानियां लिखी, एक्टिविटी की, उसके बारे में बताए। 3 मिनट है आपके पास। सर मैंने पिछले सप्ताह तो नहीं किया, मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे तो। हाँ हाँ हाँ, बरोबर है, आपने मैसेज किया था, बरोबर है। यस सर। सर मुझे पता नहीं था तो मैंने नहीं की, तैयारी भी नहीं की अभी कुछ भी। अगर मान लीजिए कि आपको अचानक आज आपका इंटरव्यू है और आपको एक क्लास में भेज दिया गया है, और क्लास में भेजकर आपको बोला गया है कि चलो बच्चों को कहानी सुनाओ, तो आप क्या कहानी सुनाएंगे, बताइए। सर मैंने एक कहानी सुनी थी, न्याय और अन्याय की। मतलब आप अभी ऐसा समझ लीजिए कि हम सब सामने जो बैठे हैं वो सारे बच्चे हैं। यस सर। ठीक है, तो जी सर। हम बच्चों को कहानी सुनानी है। अभी आप मुझे सर नहीं बोलेंगे, उसमें बच्चों में सर नहीं आता है। ठीक है, चलिए। ये कहानी है एक न्याय और अन्याय की। मतलब जो प्रकृति करती है उसका। तो 2 मित्र बाग में खेल रहे होते हैं, तो वो एक जामुन के पेड़ के नीचे से गुजरते हैं। तो वह एक मित्र जामुन खाने की इच्छा होती है बहुत। तो वह देखता है कि जामुन बहुत ऊंचाई पर है। वह बोलता है कि प्रकृति भी कितना अन्याय करती है, जामुन इतना छोटा सा फल है और ऊपर इतनी ऊंचाइयों पर है, और जबकि खरबूज तरबूज जो इतने बड़े फल होते हैं वो नीचे, बेल के सहारे नीचे लटके हुए रहते हैं। तो वह दूसरा बोलता है कि हाँ तो तुम सही कह रहे हो कि इतना छोटा फल होके इतने ऊपर है, अपन कैसे खा सकते हैं।
वो दोनों उस चीज की बुराई करते हैं कि वह छोटा है, ऊपर है, वो फल बड़े होते हैं, नीचे होते हैं। तभी एक जामुन का गुच्छा टूटकर एक दूसरे मित्र के सिर पे गिरता है। वह कुछ नहीं बोलता है, ना धन्यवाद बोलता है प्रकृति को कि हाँ, अपने आप गिरा है, मुझे खाने मिले, ना मैंने कोई परिश्रम किया, ना कुछ किया और मुझे मिल गया। फिर दोनों ऐसे बात करते, कुछ नहीं कहते। फिर पहला मित्र बोलता है कि तुमने उसकी मतलब सराहना क्यों नहीं की, मतलब तुम सराहना करो उसकी कि तो प्रकृति ने तुम्हें अपने आप फल दिया है, और छोटा फल है वो नीचे गिर गया। अगर मान लो इसकी जगह कोई बड़ा फल होता, तरबूज होता या खरबूज होता, और वह तुम्हारे सिर पर गिरता, तो तुम्हारा सिर फूट भी सकता था और तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तो प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए। जब या तुम्हें न्याय और अन्याय का नहीं कहना चाहिए कि प्रकृति ने अन्याय किया है। प्रकृति जो भी करती है सोच समझ के करती है। सही बात है, बहुत अच्छा। प्रकृति ने तरबूज पेड़ पे नहीं उगा है, वो जमीन में उगा है, और जामुन पेड़ पे उगा है। बहुत अच्छा। Yes. एक अच्छा संदर्भ है, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। आप जरूर ये कहानी बच्चों को क्लास में कहना। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। हम आगे बढ़ते हैं। पारस जी, अभी आप है तो आप अपना चांस ले सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ 2 दिन से लाइट नहीं थी तो चैलेंज आ सकता है। पारस जी। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज भी आ रही है। नेटवर्क इशू है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है सर। ठीक है पारस जी, अगर नेटवर्क अच्छा है यहाँ आप जुड़ सकते हैं तो आप वापस जुड़ के हमारे साथ जुड़े। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। हम इनवाइट करते हैं शालिनी जी सिंघई को। शालिनी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और तो आपने बताया कि बेटी कहानियां सुन के लाती है और उसको बहुत अच्छा लगता है और घर पे भी बताती है। आपने पिछले सप्ताह आपने जो भी कहानियां लिखी है वो, और आपको कैसा अनुभव रहा बच्चों को कहानी कहने का, वो भी आपको शेयर करना है। और आपको दिए जाते हैं 3 मिनट। शालिनी जी। कमल सर भी जुड़ गए हैं। कमल सर, आपका स्वागत है। आप भी बीच में जरूर कुछ बात रखे। नमस्ते सभी को जय जिनेन्द्र। सबको शिक्षक दिवस, सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, मैंने जो कहानी लिखी उसके अलावा भी मैं एक कहानी में डाल नहीं पाई थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी वो कहानी कि भगवान हर जगह होता है और भगवान के घर में देर होता है पर अंधेर नहीं होता है। ये कहानी क्या हुआ? शालिनी जी लेफ्ट हो गई अचानक? हो सकता नेटवर्क का इशू हो। हाँ, आज बारिश ज्यादा गिरी है सब जगह। लेफ्ट हो गई। नहीं, वो जुड़ गई है। शालिनी जी, अपने आप को म्यूट कीजिए। जी सर। जी सर। सर, ये कहानी एक गोपाल नाम के व्यक्ति की है। वो एक मंदिर के सामने छोटा सा अपना चाय का ठेला लगाया करता था। उसको भगवान पर, वो मंदिर के सामने चाय का ठेला लगा, लेकिन उसको मंदिर पर या भगवान पर बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी। लेकिन वही मंदिर के बाहर जो भी भक्तगण आते थे, सभी उसके ठेले से चाय पीते थे, बिस्किट खाते थे, सभी बहुत खुश होते थे। और वही मंदिर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा बैठती थी। वो उनको प्रतिदिन देखता था कि ये सब लोगों से 4 पैसे। शालिनी जी फिर से लेफ्ट हो गई। सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था आज। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, बारिश का भी प्रॉब्लम है, ऐसा लोग मैसेज कर रहे हैं ग्रुप में। बहुत सारे मैसेज ऐसा आए हैं। ठीक है, शालिनी जी आप बोलिए। जी सर। तो वो गोपाल जो था वो उन अम्मा को प्रतिदिन दूध और बिस्किट दे के आया करता था और उनसे कुछ भी पैसा नहीं लगता था। उसको इतना विश्वास था कि ये अम्मा जो बैठती है उसके लिए, उनके लिए यदि मैं थोड़ा सा कुछ देता हूँ कि इसका मुझे फल मिलेगा।
लेकिन वो इतना ज्यादा दुखी था, उसके पास आगे अपना चाय का ठेला चलाने के लिए कोई जमा पूंजी नहीं थी। तो एक दिन उन्होंने अम्मा से बहुत दुखी होके बोला कि अम्मा, तुम इस दरबार पे बैठती हो, भगवान को इतना मानती, लेकिन भगवान तुम्हें क्या देता है? तुम रोज दूसरों के आगे हाथ फैलाती हो और तब तुम्हें कुछ गुजारा करने के लिए मिलता है। तो वो बोलती है बूढ़ी अम्मा, बेटा ऐसा नहीं बोलती, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो वो बोलती है तुम भी तो मंदिर के ठीक है, शालिनी जी से फिर से कनेक्ट करते हैं। ज्योति जी आप अपनी बात रखिए। ज्योति जी मेरी आवाज आ रही है? शालिनी जी मैं आपको जी सर, मैं बाद में कंटिन्यू कर लूंगी सर। आप किसी और जिसका नेटवर्क हाँ करो सर, आप उसको टाइम दीजिए। आपकी ये कहानी का एक वीडियो बना के ग्रुप में रखे। जी सर, थैंक यू सर। सर आप और किसी को चांस दे दीजिए, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ मुझे भी लग रहा है, हम चाहते ही है कि आप पूरा करें। ऐसा करते हैं, पहले बाकी लोगों को भी कवर करते हैं और बाद में एक बार नेटवर्क अच्छे से हो जाए तो आप पूरा कर लेना, ठीक है? धन्यवाद। तो चांस दूंगी सर, वो आप सभी को सुनाना चाहेगी। हाँ ज्योति जी अनम्यूट कीजिए। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है। सभी को जय जैन और शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर जैसा कि अभी अपन का जो इस बार का कार्य था, इस सप्ताह का कार्य था कि हमें कहानी लिखनी थी। सर ऐसा नहीं है कि हमने पूरी कहानी लिखी है, बट कहीं कहीं जो पढ़ी होती है ना वो लिख के डाली है कि हाँ यहाँ पढ़ी है, और कोशिश की है कि उसकी भाषा भी थोड़ी अच्छी लिख पाए, कि जैसे पढ़ी है वैसे लिख पाए। अपनी भाषा में लग गई है, लेकिन सोचा था कि वैसे ही लिखें। और सर मैंने जो कहानी लिखी थी, मैं पहले 1-2 दिन वर्क नहीं कर पाई कि जिसमें ज्यादा तबीयत ठीक, मतलब ज्यादा ही थी कि इसकी वजह से नहीं कर पाई। बट मैंने सर फिर कोशिश की थी कि मैं पूरा कवर कर दूं, तो जिसके कारण मैंने 4 कहानी भेजी थी, जिसमें से मैंने जो कहानी भेजी थी वो ऐसी थी कि जैसे साइजी की जीत थी, एक संकोची लड़की की कहानी थी, ईमानदारी की जीत थी, और चतुराई का फल था। जिसमें से मुझे जो बहुत पसंद थी वो यही थी कि संकोची लड़की, जो अभी हम थोड़े दिन पहले जो जीवन जी आए हैं, वो मुझे ऐसा लगा बिल्कुल मेरे जैसी ही थी। उसमें थोड़ा सा मेरा भी कुछ मिला है, मैंने भी कुछ अपना मिला दिया था। वो एक लड़की की कहानी थी, जो कि जिनके पिता बहुत अच्छे, बोला जाए रईस थे, वो अच्छे पॉलिटिशियन थे, अध्यापक थे, अच्छे थे, बट उनकी लड़की जो थी वो बहुत संकोची थी, वो बोलती नहीं थी, उसमें आत्मविश्वास नहीं था। वो हमेशा यही सोचती थी कि मैं, मतलब कोई भी कुछ भी बोल जाए वो चुप रहती थी, बहुत कम आत्मविश्वास था। तो स्कूल में ऐसे ही, जब भी स्कूल वो जाती तो स्कूल में जो लड़कियां होती, जो उसकी सहेली होती, वो बहुत होशियार थी, लेकिन जब वो बोर्ड पे जाती है, टीचर बोलते हैं सवाल हल करो, तो वो उसके पीछे कभी कागज चिपका देंगे या फिर उससे बोल देंगे तो मैं ये बनता ही नहीं है, तो मैं ये आता ही नहीं है, तो उसका आत्मविश्वास और कम हो जाता, तो वो डरती, तो उस पे जो आता था वो भूल जाती थी। वो ऐसे ही जब भी वो खड़ी होती है कुछ बोलने को, तो वो फिर कुछ बोल देती है लड़कियां, तो जिससे उसका आत्मविश्वास फिर कम हो जाता है। ऐसे ही ये सब बात होती रही, उसने घर पे किसी को नहीं बताया। उसकी मम्मी को पता था कि हमारे बच्चे में आत्मविश्वास कम है, संकोची है, तो वो बोलती थी ये बहुत बड़ी समस्या है, हमें इसका हल निकालना चाहिए, एक कोई ऐसी टीचर से मिलवाइए इनको जो इनका आत्मविश्वास बढ़ाए, जैसा कि हमें आप लोग ने किया है, जेएसएस ने हम लोग के साथ किया है। ऐसे ही कौन जेएसएस अगर उसे मिल जाती तो शायद उसको भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिर बाद में वो ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद जब उसका रिजल्ट आया तो उसकी सहेली घर पे आई, तो उसकी माँ से बोलती है कि आंटी आपकी लड़की बिल्कुल नहीं पढ़ती है, हर सब्जेक्ट में सी मिलता है उसे। तो उनने सोचा शायद ठीक हो गया। वहीं खड़ी थी लड़की जिसका नाम सोनिया था, वहीं खड़ी थी, उसने कुछ नहीं बोला, उसका प्रतिरोध भी नहीं किया कि मम्मी ये गलत बोल रही है, शांत खड़ी रही। जब उसकी मम्मी ने रिपोर्ट कार्ड देखा, सब में ए था, बहुत अच्छे नंबर थे। तो उनकी मम्मी ने पूछा कि बेटा ऐसा क्यों, बोला क्यों नहीं? तो बोलती मम्मी बस डर लगता है, बोल नहीं पाते हैं। तो बोला ये संकोच खराब होता है, हर जगह संकोच नहीं रखना चाहिए, हमें बोलना चाहिए आत्मविश्वास से। उनके पापा ने उसे बहुत समझाया,
तो फिर वो समझ जाती है, बोलती पापा बिल्कुल मैं एक दिन कुछ करके बताऊंगी आपको, और आज के बाद मैं संकोच बिल्कुल नहीं करूंगी। और उसका आत्मविश्वास बढ़ा। सबसे अच्छी बात है उसके माता पिता ने उसका साथ दिया, सपोर्ट किया उनको, और उस इतने अच्छे से फिर वो स्कूल जाती और बढ़िया सवाल करती। तो सर ये कहानी जब मैंने कहीं पे पढ़ी थी, लेकिन उस समय से मैंने थोड़ा सा ये डाल दिया स्कूल वाला, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है ना, फिर उसके बाद तो थोड़ा बोलने लगे, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं हुआ। फिर आप लोग आए तो अभी 4 महीने से आप ही देख रहे हैं कितना ज्यादा बोलने लगे, कितना ज्यादा आत्मविश्वास आ गया है। तो बस सर वही है, तो बड़ी अच्छी लगी कहानी की, बिल्कुल हमसे मैच करती थी वो। बहुत अच्छा। ज्योति जी, आपने कहानी एक पढ़ी और उसमें क्रिएटिव रचनात्मक होते हुए आपने कुछ अपने अनुभव भी उसमें जोड़ दिए, और जिससे आप एक अच्छी कहानी सोनिया की बना पाई। और मैं ऐसा समझता हूँ कि आपने जो कहानी बताई वो हमारे ग्रुप में से कई लोगों को लागू भी पड़ती होगी। आप तो है ही, और भी कई सारे लोग होंगे कि जिनको ये अपने जीवन में कहीं ना कहीं टच होती है। बहुत अच्छा, बढ़िया। बच्चों को ये कहानियां जरूर सुनाएं, ठीक है। और आपका जो आप लोगों ने अभी नियत कार्य के रूप में जो काम किया है ना, वो सारी कहानियां ही है, तो उसकी कहानियां बना के भी आप सुनाएं। उससे भी बच्चों में एक आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो खुद करने के लिए तैयार होंगे। तो आपको मैं अभिनंदन करता हूँ, आपने अच्छे से कहानी बताई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम माधुरी जी के पास चलते हैं। माधुरी जी, आपको अपने अनुभव को बताना है, अगर आपने ये सप्ताह घर में बच्चों को कहानियां सुनाई है तो, और अगर वो नहीं किया है और कहानियां लिखी है तो वो बताना है। जी सर। सर मैं बता रही हूँ सर, मैंने पर्वत राज वाली कहानी लिखी थी सर। हाँ, सुनाई दे रहा है, बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही हाँ है सर, आपका। मैंने वो हाँ सत्य के ऊपर कहानी लिखी थी सर। मैंने वो हाँ हाँ 3 दोस्त थे जिनके नाम पर्वत, नारद, सोम थे। तीनों एक साथ गुरुकुल में अध्ययन करते। तीनों बड़े होकर क्रमशः सोम राजा बना और पर्वत गुरु का पुत्र था। इस कारण वह गुरुकुल में अध्यापन कराने लगा एवं नारद सन्यासी बन गया। एक बार नारद अपने मित्र पर्वत से मिलने आश्रम में गया, तो पर्वत छात्रों को गलत अर्थ समझा रहा था। इस पर नारद ने उसको टोका एवं उसका सही अर्थ बताया, लेकिन पर्वत ने वह नहीं माना। कुछ समय बाद पर्वत की माँ से पूछा कि हम दोनों में से कौन सत्य है, लेकिन गुरु माँ ने अपने पुत्र पर्वत पक्ष लिया, किंतु नारद इससे सहमत नहीं था। इतने में और ग्रामीण वहां आ गए, तो उन्होंने इसका फैसला किया, राजा से भी करवाया, और सुनकर उन्होंने सुबह राजा के पास जाने का निर्णय लिया। और इससे पहले गुरु माँ राजा के पास गई और राजा को पूरा वृतांत सुनाया एवं राजा से वचन लिया कि वह पर्वत का पक्ष ले। उसके बाद पर्वत और नारद राजा के पास आए। राजा ने अपने दोनों मित्रों का अभिनंदन किया एवं आने का कारण पूछा। तब दोनों ने कारण बताया एवं राजा से सचिव झूठ का फैसला करने को कहा। राजा असमंजस में पड़ गया और उसने गुरु माँ के आदेश के अनुसार उनके पुत्र पर्वत को ही सही ठहराया। उनके फैसले की तुरंत बाद राजा का सिंहासन कांपने लगा एवं धरती फटने लगी और राजा सिंहासन के साथ धरती में समा गया। नारद में नरक में गया सर्व एवं पर्वत भी नरक में गया और सत्य बोलने वाला नारद स्वर्ग गया। इस प्रकार सत्य की महिमा सुनाई थी सर मैंने। अरे वाह, आप कहानी कहते हैं, आप बहुत अच्छे से, आपके फेस के एक्सप्रेशन रहते हैं, आप हंसते रहते हैं, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। आप और भी बहुत सारी कहानियां बना के बच्चों को कह सकती है, बच्चे बहुत खुश होंगे। आप अपने परिवार में भी, घर में भी बच्चों को कहानियां कहती होगी ना? हाँ सर, बताते हैं। बार मेरी बेटी बोली है कि माँ कहानी सुनाओ, मेरे को सुना है तो कहानी सुनाओ, तो कभी कभार सर बता देती हूँ। आप चलता है। बहुत बढ़िया। आप क्लासरूम में भी बच्चों को जरूर से कहानी के सुनाइए।
है ना। और बहुत अच्छा लगा। आपका समय समाप्त हो गया है सर, रागिनी जी का मैसेज भी आ गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं इनवाइट करता हूं पल्लवी जी को। पल्लवी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय पल्लवी जिनेन्द्र जी सर। आपका समय शुरू हो गया है। जय हाँ जिनेन्द्र। सर, जय जिनेन्द्र सर। और सर सभी शिक्षक मित्रों को हैप्पी से टीचर्स डे, और सर आपको भी। सर क्या ये हमारा लास्ट सेशन है? नहीं, किसने 16वां? बताया? अगर होता तो मैं बोल देता। नहीं सर, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये आज 16वां सेशन है हम लोगों का, इसलिए। हाँ, नहीं। ठीक है सर। सर मैंने जो कहानियां लिखी वो 3 कहानियां थी सर। पहली थी समय का मूल्य, और सर दूसरी कहानी थी जीवों को, किसी भी जीव को मत सताओ या हिंसा मत करो, और तीसरी कहानी है गुरु का महत्व। तो सर आज मैं गुरु के महत्व के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि सर आज शिक्षक दिवस है और ये कहानी सभी शिक्षकों के लिए समर्पित। बताइए। सर एक बार की बात है सर, एक गुरुकुल में कुछ छात्र अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद घर वापस जा रहे थे। तो जाते समय उन लोगों ने अपने गुरुजी से विदाई ली। तो उनके गुरुजी बोले कि आपकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी, लेकिन मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ कि आपने जो अध्ययन कार्य किया है उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। तो सभी छात्र वो परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। परीक्षा ये थी कि सभी को गुरुकुल से एक नियत स्थान पर दौड़ लगानी थी, और उसकी कुछ नियम थे जो बताए गए कि सभी को एक साथ दौड़ना है, और रास्ते में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे रास्ते में आपको धूप का सामना करना पड़ेगा, बरसात का सामना करना पड़ेगा, और अंधेरे का। तो सभी छात्र एक साथ दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते सर सभी लोगों ने धूप का भी सामना कर लिया और बरसात का भी सामना कर लिया, लेकिन जैसे ही सभी छात्र अंधेरे में पहुंचे तो उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ कि सभी लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक दूसरे को धक्का देने लगे और आगे निकलने लगे। लेकिन उनमें से कुछ छात्र ऐसे थे कि उन लोगों ने क्या किया कि रास्ते में जो पत्थर डले हुए थे तो वो पत्थर उनकी राह की रुकावट बन रहे थे, और साथ में उनको वो चुभ भी रहे थे। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि उन पत्थरों को उठा के अपनी जेब में वो रखते गए और आगे बढ़ते गए। अब जैसे ही उनकी दौड़ समाप्त हुई, सभी लोग गुरुकुल पहुंचे। जब वो सब लोग गुरुकुल पहुंचे तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है कि सभी लोग एक साथ निकले थे दौड़ के लिए, और कुछ लोग गए और कुछ लोगों को ज्यादा समय लगा। तब उन छात्रों ने जवाब दिया जो लेट आए थे। उन लोगों ने बताया कि गुरुजी जब हम दौड़ पूरी कर रहे थे तो उस समय हमारे रास्ते में कुछ पत्थर डले हुए थे, तो हमें चलने में वो चुभ रहे थे, जिस कारण से हम लोगों ने उन पत्थरों को साफ करने का काम किया और उन्हें उठा के अपनी जेब में रख लिया। जब हम लोगों ने सोचा कि अगर ये पत्थर हमें चुभ रहे हैं तो हमारे पीछे जो लोग आ रहे हैं उनको भी ये पत्थर चुभेंगे, तो हम वो उनको साफ करते हुए आगे आए। तो फिर उनके गुरुजी ने पूछा कि आप क्या वो पत्थर अपने साथ लिए हो? तो उन लोगों ने बताया हाँ। तो जब उन लोगों ने वो पत्थर निकाल के देखे तो वास्तविकता में वो पत्थर नहीं, हीरे मोतियों के टुकड़े थे, जिन्हें देखकर सभी छात्र अचंभित रह गए। फिर गुरुजी ने समझाया कि देखो, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी उसकी मैंने यही परीक्षा ली है। मैंने वो पत्थर जानबूझ के डाले थे, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि आप लोगों की जो शिक्षा है वो कैसी है। वो शिक्षा परोपकारी होनी चाहिए। हमें ऐसे नहीं करना है कि हम शिक्षा हासिल करके
सिर्फ अपना ही जीवन सुधारें या अपने ही लिए कुछ कार्य करें, क्योंकि गुरु वही होता है जो दूसरों को राह दिखाए। तो सभी लोग प्रसन्न हुए और वो सारे हीरे मोतियों के टुकड़े उन छात्रों को उपहार स्वरूप भेंट किए गए। तो सर, कहानी का मतलब यही है कि हमें अपने जीवन में गुरु की महत्ता को समझना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया, गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। सर, 2 लाइनें आपके लिए भी। क्या दूं गुरु दक्षिणा में, मन ही मन में सोचूं, क्या दूं गुरु दक्षिणा में, मन ही मन में सोचूं, चुका ना पाऊं ऋण में तेरा, अगर जीवन भी अपना दे दूं, चुका ना पाऊं ऋण में तेरा, जीवन भी अगर अपना दे दूं। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी शिक्षकों के शिक्षकों, हम भी शिक्षक हैं तो हमारे छात्र जब आगे जाके हमसे भी ये बात करेंगे, बोलेंगे आप उसी रास्ते पे, उसी पथ पे आगे बढ़ रहे हैं पल्लवी जी। आप खास तो आपकी जो कहानी थी, वो कहानी का बोध और आपने जो कहानी बताई उसमें जो सस्पेंस भी रखा, वो बच्चों को ज्यादा क्यूरियस बनाता है, जिज्ञासु बनाता है और वो और सुनने के लिए रहते हैं। और आप एक ठहराव से अपनी कहानी कह रहे थे और आपके कोई भी शब्द और वाक्य कहीं छूट नहीं रहे थे, तो बहुत अच्छे से आप कहानी कह रहे थे। ऐसे ही जारी रखे, बच्चों को कहानी बहुत पसंद मैंने है। अपनी ये कहानियां स्कूल में सुनाई सभी बच्चों को। सर, मैंने वीडियो भी बनाई थी, काफी लंबी वीडियो थी, इस कारण सर वो सेंड नहीं हो पाई। सर 3-3.5 मिनट की वीडियो थी सर, तो मैंने काफी ट्राई किया सर, वो वीडियो सेंड नहीं हो रही थी। आज उसका कुछ भाग थोड़ा सा सेंड हो पाया सर। तो सर, मेरे बच्चे बहुत प्रसन्न थे। जब मैंने पहली कहानी सुनाई तो वो फिर डेली बोलते थे कि मैम एक कहानी सुनाओ। जब मैं पढ़ा देती थी उसके बाद कहते थे मैम एक कहानी सुनाओ। पल्लवी जी, मैं अब यहाँ आपको रोकूंगा क्योंकि आपके टाइम से भी ज्यादा समय हुआ है और हमें बाकी लोगों को भी लेना है, बट बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर। और आप ऐसे ही कहानी बच्चों को कहते रहिए। मैं अनु जी को इन्वाइट करता हूँ। अनु जी, आप अपने अनुभव को बताएं और सीधा आप कहानी बताएं या आपका अनुभव शेयर करें। बोलूं थोड़ा? नहीं माधुरी जी, मैं आपको समय दूंगा वापस। सभी को सादर जय जी। सभी शिक्षक मित्रों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से नहीं बोल पाए। मेरी जो कहानी है वो समय का सदुपयोग और आलस नहीं करना चाहिए इस पर है कि एक सेठ था, वो बहुत बड़ा व्यापारी था, पर उसको सिर्फ आलस जो था, वो आलस के कारण उसने अपना मतलब पूरी पैतृक संपत्ति पर इतना घमंड करने लगा कि जब मेरे पास इतनी संपत्ति है तो मुझे क्यों काम करना। तो वह खुद तो आलस करता था कि लेट सो के उठता था और सिर्फ खाना पीना और वापस सो जाता था, कारखाने भी नहीं जाता था। तो उसका ये आलस देखकर उसके कारखाने के जितने कर्मचारी रहते हैं वो भी यही देखते हैं, तो वो भी यही सीखते हैं, वो भी आलस करने लगते हैं। फिर बड़ों का प्रभाव हमेशा बच्चों पर पड़ता ही है, तो उसके घर में जितने बच्चे लोग रहते हैं वो भी यही सीखते हैं। तो वो इतना बड़ा सेठ रहता है, लेकिन आलस के कारण उन लोग काम कुछ नहीं करते, तो उन लोग का जो धन रहता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और एक टाइम बाद उनका धन पूरा खत्म हो जाता है। तो वो तब भी अपने आप को दोष नहीं देते, वो अपनी किस्मत को दोष देते हैं कि हमारी किस्मत ही ऐसी है कि हमारा जो धन है मतलब वो पूरा खर्च हो गया। फिर एक समय उनके गांव में एक साधु आते हैं, तो अब सबको पता रहता है कि साधु के दिन सेवा करेंगे तो वो हमें कुछ अच्छा देंगे फल, तो वो भी इसी लालच में उनकी बहुत सेवा करता है। और होता भी वही है कि वो उनको एक बैग में से एक मणि निकाल के देते हैं, बोलते हैं कि ये एक पारस मणि है, यदि आप 7 मतलब लोहे से सोना बना सकती है तो आप 7 दिन के अंदर ही ये फल देती है, तो आप 7 दिन में यदि इसका यूज करोगे तो आप फिर से वैसे ही हो सकते हो। पर वो लोग तो आलसी रहते हैं, तो उन लोग का आलस इतना रहता है कि वह अपने बेटे को बोलता है कि जाओ तुम मार्केट से लोहा लेके आ जाओ। तो बेटा बोलता है कि पापा अभी तो 7 दिन है तो हम आराम से ले आएंगे।
इसी चक्कर में उन लोग रह जाते हैं, आलस करने लगते हैं और ऐसे ही करते करते 5 दिन निकल जाते हैं। छठवें दिन उन लोग सोचते हैं तो फिर छठवां दिन उनका निकल जाता है। फिर बाद में जब अंतिम दिन 7वां दिन आ जाता है, क्योंकि जो पारसमणि है वो सिर्फ 7 दिन में ही उसका फल देती है। तो जब वो 7वें दिन लोहा लेने जाते हैं तो 7वें दिन उस लोहे की कीमत इतनी हो जाती है कि उनकी परिस्थिति ही नहीं रहती कि वो उस लोहे को वो खरीद सके। तो ऐसे करके उनके 7 दिन निकल जाते हैं। फिर 8वें दिन वो साधु अपनी पारसमणि लेने वापस आ जाते हैं कि आप हमारी पारसमणि वापस कर दो। तो वो उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो क्षमा मांगने लगते हैं कि आप मुझे एक दिन और दे दीजिए, लोहा बहुत महंगा हो गया था इसलिए मैं मतलब लोहा से सोना नहीं बना पाया। तो साधु उस टाइम कहते हैं कि आपको 7 दिन मिले थे, यदि आप 7 दिन में लोहा से सोना नहीं बना पाए तो आप 1 दिन में कुछ नहीं कर सकते हो। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें समय का भी सदुपयोग करना चाहिए और आलस नहीं करना चाहिए। ये सर हमने बच्चों को सुनाई थी तो बच्चे यही बोले कि पारसमणि ऐसी क्या रियल में होती है। तो हमने उनको यही बोला, पारसमणि होती हो या ना होती हो, पर उससे जो शिक्षा मिलती है कि यदि आपको कभी ऐसा मौका मिले तो उसको नहीं गंवाना है उनके जैसे। बहुत अच्छा। और भी कहानी सुनाते हैं बच्चों को आप? जी सर, मेरा ऐसा है कि कभी बच्चों का मन नहीं होता है पढ़ने का तो उनसे बोल देते हैं चलो ठीक है आज 10 मिनट हम मतलब कहानी सुनाते हैं। यदि कोई पर्व भी आता है तो पर्व से रिलेटेड भी हम उनको हमेशा कहानी सुनाते हैं। बहुत अच्छा, ने अच्छे से कहानी बताई और आप जिस तरह से कहते हैं तो बच्चे को भी इंटरेस्ट रहता ही है। बढ़िया। हम चलते हैं श्वेता जी के पास। श्वेता जी, आप अपनी बात रखें। श्वेता जैन जी, मेरी आवाज आ रही है? प्रिया जी के पास चलते हैं। प्रिया जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। बताइए प्रिया। हाँ, सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। जी सर, आज मैं जो कहानी सुनाऊंगी वो है वाणी का महत्व। एक बार क्या होता है कि राजा अपने सेना को लेके किसी कारणवश कहीं जा रहे होते हैं तो बीच में जंगल पड़ता है। तो जंगल पड़ता है तो अचानक से तेज आंधी आती है और सब लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। तो अब जब वो लोग बिछड़ जाते हैं तो बिछड़कर वो तब भी चलते रहते हैं कि शायद कोई टकराएगा उन लोगों से। तो बस चलते जाते और क्या होता है, संध्या का समय आता है। तो संध्या का समय आता है तब भी वो लोग चल रहे होते हैं। तब क्या होता है कि राजा को एक साधु की कुटिया दिखती है, जो कि वो साधु अंधे थे। तो राजा जी उनसे बोलते हैं कि हे महात्मन, क्या यहाँ से कोई गुजरा है? तो साधु जी बोलते हैं कि नहीं राजन, यहाँ से तो कोई नहीं गुजरा, लेकिन इससे आगे जो मार्ग है वो शहर की ओर जाता है, तो आप उधर चले जाइए। इसके बाद कुछ समय बाद मंत्री जी उधर से निकलते हैं। तो वो भी साधु जी से बोलते हैं कि हे संत जी, क्या यहाँ से कोई गुजरा है? तो साधु जी बोलते हैं कि मंत्री जी, अभी कुछ समय पहले यहाँ से राजा निकले थे और मैंने उनको शहर की ओर जाने का मार्ग बताया, तो आप भी उसी मार्ग पर चले जाइए। कुछ समय बाद कोतवाल जी आते हैं तो वो भी साधु जी से यही प्रश्न करते हैं कि हे सूरदास महाराज, क्या यहाँ से कोई निकला है? तो साधु जी बोलते हैं कि हाँ कोतवाल जी, यहाँ से अभी कुछ समय पहले राजन गए थे और फिर उसके बाद मंत्री गए थे, तो आप भी यहाँ से कुछ आगे शहर के लिए मार्ग जाता है, आप भी उसी मार्ग से चले जाइए। फिर थोड़ी देर बाद सैनिक आता है तो वो बोलता है कि अबे ओ अंधे, इधर से क्या कोई निकला है? तो साधु जी बोलते हैं कि
हाँ सैनिक जी, यहाँ से राजा, मंत्री और कोतवाल जी गए हैं और वो लोग शहर की ओर गए हैं, आप भी उधर ही चले जाइए। अब कुछ नहीं, चारों लोग एक ही स्थान पर पहुंच जाते हैं शहर में। तो जब चारों लोग एक दूसरे को इस घटना के बारे में बताते हैं तो उन लोगों को आश्चर्य होता है कि वो साधु तो अंधे थे, तो उन्हें कैसे पता चला कि हम मंत्री, हम राजा हैं, या हम कोतवाल हैं, या हम सैनिक हैं। तो बस कुछ नहीं, वो लोग बोलते कि अपन लोग ना क्या करेंगे, उन साधु जी से ही खुद पूछेंगे जाके। तो बस वो लोग, सुबह होती है तो साधु जी की आश्रम में जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आपने हम कैसे पहचाना, जबकि हमारी तो वेशभूषा भी बदल गई थी। तो साधु महाराज बोलते हैं कि महाराज, वाणी से व्यक्ति के व्यक्ति का पता चलता है। राजा की वाणी एक साधु को महात्मन बोलती है और मंत्री की वाणी संत कहकर बुलाती है। तो वहीं कोतवाल जी मुझे सूरदास बोलते हैं और सैनिक है वो मुझे वो अंधा कहकर बुलाता है। तो सर, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो जितना ज्ञानी होता है ना, वो उतना ही विवेकवान और उसकी वाणी में उतनी ही नम्रता और सरलता होती है। सर, मैंने ये कहानी अपनी दीदी की गुड़िया को सुनाई थी। बोलती तो वो भी बहुत मधुर है, लेकिन बोल रही थी कि मासी मैं अब ऐसे ही बोलूंगी, सबसे राजा की तरह बोलूंगी जैसे राजा बात अरे वाह, करता है। बहुत अच्छा किया, कहानी भी बहुत अच्छी थी और सबको अच्छा लगा। ऐसा लगा मैं देख रहा था सब लोग बच्चे बन के सुन रहे थे, तो अच्छी बात है। श्वेता जी, शालिनी जी अपना वीडियो ऑन, अक्षय जी वीडियो ऑन रखे। बढ़िया। प्रिया जी, हम आगे बढ़ रहे हैं और बाद में अगर समय रहा तो हम और बात करेंगे इसके ऊपर। बट आप जो जिस तरह से कहानी कहते हैं वो कहानी सुनने में भी अच्छा लगता है, मधुर लगता है, तो बहुत अच्छा। चलिए हम अभी चलते हैं अक्षय जी के पास। अक्षय जी, आप अपना अनुभव बताइए पिछले सप्ताह का, और कहानी बच्चों को सुनाई है तो वो भी आप बताएं और एक कहानी भी कहें। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? आ रही है अक्षय जी सर, सभी को जय जिनेंद्र। इस सप्ताह का मेरा अनुभव बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि नई नई प्रकार की कहानियां सुनने और पढ़ने को मिली। काफी लोगों ने मतलब रिकॉर्ड करके भी डाली थी और काफी लोगों ने नई नई कहानियां भेजी थी, तो वो, और साथ में मैंने भी जो मतलब नई नई कहानियां देखी, वैसे लिखी तो नहीं थी मैंने, जो लिखी थी बस एक ही लिखी थी, पहले लिखी थी, अभी नहीं लिखी थी, तो वो मैंने डाली थी। बाकी अनुभव बहुत बढ़िया रहा, नई नई कहानी देखने को मिली, और मैंने जो कहानी डाली थी वो मैं सुनाना चाहता हूँ। बताइए। एक निसंतान राजा होता है, जो कि मतलब उसकी संतान नहीं होती है, तो उसे अपने राज्य की चिंता सताने लगती है कि मतलब मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस प्रकार से उसे चिंता होती है। तो वह अपने राज्य में मतलब ये ढिंढोरा पिटवाता है कि मतलब 2 दिन के बाद जो भी मुझसे मिलने के लिए आएगा उसके लिए मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दे दूंगा। तो इस प्रकार की सूचना के बाद राजा का जो मंत्री होता है वो राजा से बोलता है कि आप इस प्रकार का मतलब जो आपने ढिंढोरा पिटवाया है, तो इससे तो कई लोग आएंगे आपसे मिलने के लिए, तो ऐसे आप कितने राज्य देंगे, राज्य का तो विभाजन हो जाएगा हमारे। तो राजा उसकी बात को ना सुनते हुए उस पर ध्यान नहीं देता है और उसे आज्ञा का पालन करने के लिए बोलता है। तो फिर जब वो दिन आता है तो राजा क्या करता है कि राज्य में अपने रास्ते में मतलब जो आने का रास्ता होता है राजा तक, वहां तक आने के लिए राजा बीच में मेला लगवाता है। उसमें कई प्रकार की दुकानें होती हैं, खाने पीने की दुकानें, कई तरह के खिलौने की दुकानें और कई तरह की शराब आदि की दुकानें, ऐसे अनेक प्रकार की दुकानें लगवाता है राजा। तो जब लोग आते हैं तो कई लोग तो ऐसे होते हैं जो शुरू में ही खाने पीने के लिए लग जाते हैं, कई लोग खेल खिलौने देखने के लिए लग जाते हैं, कई लोग शराब आदि में मस्त हो जाते हैं, नृत्य वगैरह देखने लगते हैं। तो इस प्रकार से सभी लोग वहां पर व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन एक आदमी ऐसा होता है कि जो इन सब पर ध्यान ना देते हुए सीधा राजमहल की तरफ चलता है, और वहां पर जो सिपाही होते हैं वो भी उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वह क्या करता है कि उन्हें भी धक्का देता हुआ सीधा अंदर की ओर प्रवेश कर जाता है, और वहां पर अंदर घुसते ही साथ उसे राजा दिखाई दे जाते हैं। तो राजा जैसे ही देखता है कि मात्र एक आदमी आया है, वह उसे अपने पास बुलाता है और वह बोलता है
कि मैं तुम्हें एक राज्य का एक हिस्सा नहीं बल्कि तुम्हें ही उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि मतलब हमें अपनी मंजिल के लिए जाना है तो रास्ते में बाधाएं तो बहुत आएंगी, लेकिन हमें उन सब से निपटते हुए सीधा अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसलिए इस कहानी का नाम सफलता इसका शीर्षक रखा गया, जो कि कहानी सिद्ध करती है। तो इस तरह से यदि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो हमें रास्ते की बाधाओं को पार करके सीधा अपने लक्ष्य तक ही पहुंचना पड़ेगा, उससे ही हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से ये कहानी थी सर। बहुत अच्छा, बढ़िया। मैं आपको अक्षय जी ये कहना चाहूंगा कि आपका आवाज जो है वो काफी, आपका टोन जो है बहुत कॉन्फिडेंट है। आप जिस तरह से कहानी कहते हैं वो सुनने में भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने ये जो कहानी बताई वो कहानी तो बहुत अच्छी थी, बट आपने उसका जो नाम रखा था वो नाम के बारे में हम वापस दोबारा सोच सकते हैं कि नाम क्या हो सकता है इसमें। जी सर, लेकिन ये सर मैंने नहीं रखा था सर, कहानी भी मैंने नहीं लिखी, ये कहानी मुझे मिली थी तो वो मैंने शेयर की थी। ठीक है, मतलब फोकस जो होता है ना, तो फोकस को आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि जिसका ध्यान अपने लक्ष्य के ऊपर होता है वो आजू बाजू इधर उधर कहीं पे जाता नहीं है, वो सीधा अपने लक्ष्य के ऊपर ही जाता है। तो आपने सफलता तो बरोबर बताया, पर इसमें एक फोकस शब्द आप ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बढ़िया, आपकी कहानी सुन के अच्छा लगा अक्षय जी। चलिए, हेमंत जी भी जुड़ गए हैं तो एक और नई कहानी हमें सुनने को मिलेगी। अच्छी बात है। चलिए अभी हम बढ़ते हैं। पूनम जी थे, कहाँ गए? हाँ, पूनम जी जुड़ गए। ओके, श्वेता जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? आज नेटवर्क का बहुत इश्यू है नीरज जी। जी सम्यक जी? जी, सम्यक जैन बड़ा मलहरा। हाँ, फिर हम पूनम जी के पास आते हैं। सम्यक जी, हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बताइए पिछले सप्ताह का अनुभव। कहानी लिखी है तो कहानी बताइए। सर आवाज, हेलो? हाँ, आ रही आपकी है। आवाज बराबर आ रही है, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। सर कहानी तो नहीं लिख पाया, लेकिन कुछ जो हमने आपको सर अपनी पर्सनल बात हुई थी आपसे पहले बोला था, तो अभी क्या है, लेख वगैरह का कार्य कर रहे हैं सर अभी। ओके, ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए सम्यक जी, एक बार पिछले सप्ताह का जो नियत कार्य दिया था ना वो एक बार देख लें, और आप ऑलरेडी अच्छा लिखते हैं तो एक दो कहानी लिख के भी ग्रुप में रखें या उसका वीडियो बना के ग्रुप में शेयर करें। कर सकते हैं इतना? कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। चलिए, बढ़िया। तो अगले 2 दिन में आपको ये कार्य करना है, ठीक है? ओके सर, ओके ओके ओके, धन्यवाद, धन्यवाद। पूनम जी? जी, पूनम जैन मैनपुरी। पूनम जी अपनी बात रखिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है पूनम जी। चलिए सर, लगता है कि इनका भी नेटवर्क का इशू है। जी, मेरी बेटी एक छोटी सी कहानी सुनना चाहती हूँ। नहीं सुनाई दे रहा है। तो ऐसा कीजिए, आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए, सिर्फ ऑडियो रखिए। और छोटी सी कहानी नहीं सुनाई दे रहा है। नीरज जी, आपको सुनाई दे रहा है? नहीं सर। सर, शालिनी जी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ, शालिनी जी बोले। जय जिनेंद्र। दूर बहुत बड़ा जंगल था, वहाँ पर एक ताकतवर एक दो बड़े बड़े टकराव आग
शालिनी जी नेटवर्क का इश्यू है इसलिए आप वापस कट जाते हैं। बेटी कहानी सुनाना चाहती थी सर उनकी। हाँ बहुत अच्छा बता भी रही थी, हाथी की कुछ कहानी थी ऐसा लग रहा था, और आवाज भी बहुत कट रही है, सही बात है। रागिनी जी आप एक कहानी हमारे सारे शिक्षक मित्रों के लिए रखें। अनम्यूट कीजिए। रागिनी जी, रागिनी जी आवाज आ रही है? चलिए उनकी आवाज भी नहीं जा रही है। हेमंत जी अनम्यूट कीजिए। हेमंत जी आप। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जिनेन्द्र, आपने तो 5-5-6 कहानियां रखी है पिछले सप्ताह, बहुत अच्छा नियत कार्य। पहले तो सर मैं माफी चाहूंगा सर, आज जुड़ नहीं पाया, थोड़ा सा बिजी था। बहुत कोशिश की सर जल्दी आने की, बट टाइम हो गया सर। पर्यूषण पर्व शुरू हो गया है ना, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा दिक्कत भी आ रहा है, फिर बारिश का भी मौसम है वहाँ। जी 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 सर। हाँ बताइए आप कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं? सर कहानी तो मैंने जो रखी है उसी में से सुना है या सर अलग से सुना है? हाँ कहानी जो भी काफी आ रही है सर। आपने खुद लिखी है तो खुद की कहानी सुनाए, या फिर जो भेजी है वो कहानी सुनाए, और ऐसा मानिए कि यहाँ सारे बच्चे बैठे हैं। जी तो सर मैंने जो पहले दिन कहानी सुनाई थी सर वही सुना रहा है सर। एक जो ब्राह्मण था सर, उसके 4 पुत्र थे, तो चारों अच्छे थे, लेकिन एक सर सभी लोग यही हाँ आप म्यूट हो गए। उसको देख करके सभी लोग। आवाज आ रही है सर? हाँ अब आ रही है। सर मैंने जो कहानी पहले दिन लिखी थी सर वही सुना रहा है सर। एक ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, चारों सर बहुत होशियार थे, लेकिन उसमें से एक जो था वो सर उसकी बुद्धि थोड़ी कम थी, और उसे घर वाले, परिवार वाले सर और गांव मोहल्ले वाले एक कहते थे कि कुछ भी नहीं कर सकता है। इससे उसको सभी लोग हीन भावना से देखने लगे थे कि एक किसी काम का नहीं, कुछ कर भी नहीं सकता है। तो जो उनके तीनों भाई थे सर वो भी उसके लिए अच्छा नहीं मानते थे और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उनके जब पिताजी ने उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजा, जब उन्होंने पढ़ाई पूरी की तो, लेकिन सर क्या था कि उसको मंद बुद्धि थी, उसके पास बुद्धि पढ़ाई की नहीं थी, लेकिन वो समझ बहुत ज्यादा थी उसके पास। किसी भी कार्य को करने के लिए वो पहले समझता था उसको, इसके बाद ही करता था। तो जब उन्होंने पूरी पढ़ाई की तो उनको विभिन्न विद्याएं प्राप्त हुई वहां से, और इनके पास कोई विद्या भी नहीं प्राप्त हो पाई क्योंकि इनकी पढ़ाई में मन उतना ज्यादा नहीं लग पा रहा था। लेकिन जब वो लोग अपनी विद्या पर अहम हुआ सर, वो अहम ही उनकी मृत्यु का कारण हुआ। जब वो आए सर अपनी शिक्षा पूरी करके, तो उन्हें अपनी विद्या का जो अभिमान रहा, उनको ये लगा कि ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है, पर अभिमान में उन्होंने अपना ऐसा कार्य किया कि जिससे उनकी मृत्यु ही हो गई थी। तो उन्होंने रास्ते में देखा, पहले के लिए जो विद्या थी सर वो यह थी कि कहीं भी यदि हड्डियां डली हुई हैं तो आप उसको इकट्ठा करके जोड़ सकते थे। दूसरे को जो विद्या प्राप्त थी वो ये थी कि आप उस हड्डियों से आप शरीर का निर्माण कर सकते हैं, और तीसरे को जो थी सर उसमें यह था कि आप उसमें जान भी डाल सकते हैं। तो उन्हें ये विद्या थी, उनने इस विद्या का सर इतना अहंकार आ गया उनके अंदर कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी आदमी को मार सकता हूँ, किसी भी आदमी को जिंदा कर सकता हूँ, यही सर उनका अहंकार आ गया। लेकिन चौथा जो था सर वो बहुत समझदार था। जैसा तो उसके पास बुद्धि नहीं थी, लेकिन जब ये लोग रास्ते से आ रहे थे तो इन्होंने सर एक जो हड्डियां बिखरी हुई थी यहाँ वहां, उन्हें पहले ने अपनी विद्या से पूरी जैसे ही पहले के लिए जो ढांचा बना, तो पहला वाला बोला कि इसको रहने दीजिए, शेर की हड्डियां हैं, उसने अपनी समझ से समझ लिया कि ये शेर है। दूसरे वाले ने जैसे ही उसमें अपना उसका शरीर का निर्माण किया, उसने फिर भी मना किया कि अब भैया मान जाइए आप, नहीं तो वो जिंदा हो जाएगा तो अपन लोगों को खा लेगा। फिर भी उन्होंने अपनी अहंकार में बात मानी ही नहीं सर।
वो कहने लगे नहीं हम नहीं मानेंगे, कुछ नहीं हो सकता है, हमें अपनी विद्या पर पूर्ण भरोसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने ये कहा कि आप तीसरे भाई से ये कहा कि भाई प्राण डालने से पहले मेरे को कहीं यहाँ से चला जाने दीजिए, इसके बाद डाल दीजिए। तो तीसरे ने जैसे ही प्राण डाले सर उसमें, और अब वो शेर था, खूंखार जानवर रहता ही है सर, जैसे ही उसने 3 लोगों को सामने देखा, उनके ऊपर झपटा और तीनों को सर वहां बंद कर दिया, तीनों को खा गया वो। तो सर इससे हमने बच्चों को भी सिखाया था, बच्चे सर बहुत खुश हो गए थे इस कहानी को सुन करके। उन्होंने यही कहा था कि हमें ऐसा नहीं करना है सर, ऐसा अर्ध ज्ञान नहीं चाहिए सर हमारे लिए। मतलब किसी विषय में भी हम ज्ञान ले रहे हैं तो हमें आधा ज्ञान नहीं चाहिए, उसका हमें समझना भी है पूरा, क्या करना है, कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर के हम कुछ कर सकते हैं। सर कोई चीज में यदि हमें आधा ज्ञान है तो वो सर विनाशकारी हो सकता है, पता नहीं कहाँ वो विनाश कर दे हमारा। तो कोई भी कार्य करने से पहले हमें उसके पूरी जानकारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए, तभी हम कुछ कार्य करें तो ही हम सफल हो सकते हैं सर। ये हमने सब पहले तरह कहानी लिखी थी। और सर फिर डेली में बच्चों को कोई ना कोई कहानी सुनाते ही हैं। एक पंच परमेश्वर कहानी सुनाई थी, शायद सभी ने सुनी भी होगी सर। उसमें भी सर मित्रों के बीच कहानी है सर, बहुत अच्छी कहानी थी उसमें सर थोड़ा सा सारा सुना दें क्या? हाँ सुनाइए अभी। टाइम हो सर तो। हाँ सर उसमें ये था, उसमें सर सारी सुना रहा हूँ सर। उसमें 2 मित्र थे सर, दोनों मित्रों के बीच में पहले बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, फिर किसी कारण से सर उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। तो एक बार जब उनके बीच में लड़ाई हो जाती है, जो पहला मित्र था, जब वो किसी का फैसला करने जाता है, उससे लड़ाई करता है, तो पहला मित्र दूसरे मित्र को उसका, तो पहला मित्र डरता है कि हमारी इससे लड़ाई है, ये तो फैसला हमारे विरुद्ध ही करेगा, हमारे पक्ष में तो कर ही नहीं सकता है। लेकिन सर जब उसने फैसला किया, उसने फैसला सुनाया, तो फैसला उसी के पक्ष में सुनाया, जो सर यथार्थ सत्य था, उस फैसले से होना क्या था। तब उस मित्र ने माफी मांगी उससे और यही कहा कि आज मैं जान के आया हूँ कि पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यानी जो पंचायत होती है, जो न्याय करने वाले होते हैं, वो परमेश्वर होते हैं। यानी भगवान के रूप में ही न्याय करते हैं लोग बाग, चाहे लड़ाई हो चाहे झगड़ा कुछ भी हो। बढ़िया। चलिए पूनम जी बाकी है, श्वेता जी बाकी है। पूनम जी आप तो कहानी बताएंगे? हाँ हाँ सर, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। हाँ, आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आपको भी सर वैभव सर, आपको भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूनम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मैंने अपना वीडियो म्यूट कर रखा है, मतलब वो नेटवर्क नहीं आ रहा है इसलिए। हाँ नहीं देखिए, नेटवर्क का प्रॉब्लम तो है ही, आपने वीडियो भले बंद रखा है फिर भी आ नहीं रही आवाज, लहरा रही है आपकी आवाज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अब आ रही है, बताइए। हेलो। हाँ आ रही है। हाँ इसीलिए मैंने वीडियो बंद रखा है, बार बार कट हो जा रहा ना इस। बताइए आ रही है सर? आ रही है जी सर। सर मैंने कहानी ग्रुप में 6 कहानियां लिखी थी, शेयर करी थी। नेटवर्क का इशू। एक था अवसर रिश्तों। हाँ ग्रुप में मैंने 6 कहानियां शेयर की थी। एक था अवसर, रिश्ते की इंसानियत, काल का इशारा, आपकी आवाज जो है मृत्यु अटल है, और तपन कर्मों का लेखा जोखा। तो मैं आज कहानी तपन सुनाने वाली हूँ। हाँ बताइए। डिस्कनेक्ट हो गए। रागिनी जी आप बताए। रागिनी जी आप बताए, अनम्यूट कीजिए।
हाँ प्रिया जी, मैं समझ गया। आप उनका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है। रागिनी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रागिनी जी, अनम्यूट कीजिए। जी सर। सर मेरी भी लेफ्ट हो गई थी। हाँ हाँ। सर आवाज आ रही है मेरी? नहीं, आपकी आवाज है ना लहरा रही है, कट हो रही है। आप ऐसा कर सकते हैं, वीडियो बना के कहानी का ग्रुप में रख सकते हैं पूनम जी। जी सर, हाँ जी सर, मैं वीडियो रख दूंगी। मैं खुद ही परेशान हूँ आज नेटवर्क प्रॉब्लम से, ठीक है। बार बार कट हो जा रहा है। हाँ हाँ सर। हाँ रागिनी जी। जय जिनेंद्र सभी को, और सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सर आपको भी। आपको बहुत बहुत। नीरज जी, नेटवर्क का बहुत इश्यू है। जी सर। सब लोग रुक गए हैं। हेलो। हाँ रागिनी जी। सर आवाज आ रही है? आ रही है, अब आ रही है। अभी रुक गई। श्वेता जी, मेरे ख्याल से सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैम बोलिए। अभी आना शुरू हुआ है और फिर रुक जाती है बीच में। सर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, पता नहीं, हमें भी नहीं समझ आ रहा है अब यहाँ। आज सबको यही हो रहा है। हाँ सर, मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ सुनाने की, लेकिन बार बार नेटवर्क कट जाता है। हाँ सही है, आज वहाँ का माहौल ठीक नहीं है। अभी रागिनी जी फ्रीज हो गए, श्वेता जी फ्रीज हो गए। मैंने हिला रही हूँ। नीरज जी। जी सर मेरी रागिनी जी, आप एक कहानी का वीडियो बना के ग्रुप में रखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार कट हो जा रहा है। अभी आप फ्रीज हो गए। जी श्वेता बिल्कुल जी। ये उगला तो है। जी बिल्कुल सर, हमें लगता है कि आज काफी सारे प्रशिक्षणार्थियों का नेटवर्क का इशू है। कई जगह बारिश हो रही है, कई जगह बिजली की प्रॉब्लम है, कई जगह नेटवर्क का। और इसके चलते आप सभी से जो संवाद में व्यवधान हुआ है, उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अधूरे संवाद को आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि समय भी हो रहा है। यदि किसी प्रशिक्षणार्थी की कोई प्रतिक्रिया यदि रह गई हो शेष, और वह नेटवर्क एरिया में हो या उसका अच्छा नेटवर्क हो, तो वह अपनी प्रतिक्रिया जरूर से दे सकता है। सर क्या मेरी आ रही है अब आवाज? हाँ हाँ, आपकी मैम आवाज आ रही है। आप अपने वीडियो को बंद रखिए। नहीं, हाँ। वीडियो तो मैंने इसीलिए बंद कर रखा जी है। जी, अब आपकी बराबर आवाज आ रही है। बोलिए आप। हाँ जी सर, मैं तपन के ऊपर कहानी सुनाना चाह रही हूँ। सर आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल मैम, हाँ क्लियर। जी सर। हाँ, एक बार एक किसान अपने भाग्य से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाती तो कभी सूखा पड़ जाता, कभी धूप होती तो कभी ओले पड़ जाते। हर बार कुछ ना कुछ उसकी फसल खराब हो जाती। हर बार कुछ ना कुछ उसके साथ हो जाता। उसकी फसल खराब होने से वो बहुत परेशान था। एक दिन दुखी होकर वह परमात्मा से कहने लगा, विचार करने लगा, देखिए प्रभु आपको अ, देखिए प्रभु आपको फसल खेती बाड़ी करने का कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। आपसे एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम हो तो मैं अपना अनाज उगा सकता हूँ। ऐसा वो भगवान से प्रार्थना करता है।
तो भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही मैं तुम्हें मौसम वैसा ही करने दूंगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही करो, मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करूंगा। तो किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब उसे धूप मिली, और जब पानी चाहा तब उसे पानी मिला। ओले भी नहीं पड़े, आंधी भी नहीं आई। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान खुशी भी हुई उसे, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल क्या होती है। बेकार ही इतने बरस मुझे परेशान किया भगवान ने, ऐसा वो सोचता है। फसल काटने का समय आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने लग गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर गेहूं की एक भी बाली के अंदर थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, हे प्रभु, ये क्या हो गया? तब परमात्मा भगवान बोलते हैं, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उसे तपने दिया, ना आंधी ओले से जूझने दिया। उनको इसी प्रकार से चुनौती का एहसास भी नहीं हुआ, जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले हो गए, अंदर से खाली थे। क्योंकि जब तक फसल में धूप नहीं लगेगी, आंधी बारिश पानी नहीं झेल पाएगी, तो फसल कहाँ से अच्छे से हो पाएगी, ऐसा कहना था। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधे अपने बल से ही खड़े रहते हैं। वह अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करते हैं, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी ऊर्जा देता है। सोने को भी कुंदन बनाने के लिए आग में तपना, हथौड़ी को पीटने गलाने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, तो चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाते। ये चुनौतियां ही है जो आदमी को संघर्ष से उबारती है, तलवार की धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। कहानी से सर यही है कि वो शिकायत करता है भगवान से कि बारिश पानी आ रहा है और ओले पड़ रहे हैं, तो मैं फसल नहीं उगा पा रहा हूँ। तो वो प्रार्थना करता है। तो उसका यही था कि अगर तुम संघर्ष नहीं करोगे तो तुम्हें अच्छी फसल भी नहीं मिलेगी। अब तुम्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये कहानी की वो थी सर। सर हेलो। जी मैम, बहुत अच्छा आपने कहानी के माध्यम से जो मैसेज दिया है, बहुत अच्छा मैसेज है। हाँ, सर आप अनम्यूट आपकी कीजिएगा। सर वैभव सर की आवाज नहीं आ रही है, आपकी तो आवाज आ रही है नीरज सर की। हाँ पूनम जी, मैंने अनम्यूट कर लिया है। आपने बहुत बढ़िया कहानी बताई, और खासकर के जब तक वो आंधी तूफान आता नहीं है तब तक वो जो है पौधा मजबूत होता नहीं है, संघर्ष के साथ मजबूत होता नहीं है, तो उसका फल भी नहीं मिलता है, और ये व्यक्ति के जीवन में भी उतना ही लागू पड़ता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। और आप बच्चों को भी इस तरह से कहानी सुनाते रहे, और बहुत अच्छा लगा कहानी सुनते हुए। हम समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो रागिनी जी, आप अपने बिंदु रखे, कुछ कहना चाहते हैं रागिनी जी? जी सर, मैं भी एक कहानी सुनाना चाहती। आवाज आ रही है सर? आ रही है, अब आ रही है, सुनाइए। मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, जो एक अमन नाम के लड़के की। वो अपनी माँ से, दादी से नैतिक शिक्षा के बारे में कहानियां सुनता था। तो उसे एक बार उसकी बड़ा हो गया तो उसकी माँ ने फिर उसे कहानी सुनाई। तो उसने कहा, माँ मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ
कि जो सबके हित में हो अच्छा हो। उसकी माँ ने कहा ठीक है, यहाँ राजा के यहाँ एक महल बन रहा है तो उसमें काम कर। तो उसने कहा ठीक है, वो काम करने गया। तो उसने सोचा क्यों ना मैं यहाँ निस्वार्थ भाव से काम करूं और कोई पैसा ना लूं, कोई धन ना लूं। तो वो काम एकाग्रता से करने लगा, दिन भर अपनी मेहनत के अनुसार काम करता और सबसे अच्छा काम करता, लेकिन शाम के समय पर कोई मेहनताना नहीं लेता था। तो मंत्री उससे बोलते भी थे कि मेहनताना ले ले, लेकिन वो बोलता था कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही काम करूंगा। इस तरह उसके दिन बीतते गए। 2 महीने तक उसने इसी तरह कार्य किया। एक दिन राजा अपने उस महल का निरीक्षण करने के लिए आया। तो उसने सभी को देखा और देख रहा था, तो एकाएक उसकी नजर अमन पर गई। तो उसने देखा कि ये व्यक्ति बहुत मेहनत से काम करता है और बहुत मेहनती है, अच्छा कार्य करता है। तब उसके मंत्री ने बताया उसे, राजा को, कि महाराज, ये अमन है ना, वो बहुत मेहनत से काम करता है, लेकिन अपने काम का कोई मेहनताना नहीं लेता है। तो राजा को आश्चर्य हुआ। उसने कहा ऐसा कि मंत्री ने बताया वो 2-3 महीने से कार्य कर रहा है, लेकिन वो कोई मेहनताना नहीं लेता है। तो राजा ने उसको फिर रोज आने लगे। राजा ने उसको देखा, वो सच में बहुत मेहनत से कार्य कर रहा था। तो राजा ने कहा इसे हमारे राजमहल में भेजो, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। तो राजा ने उससे बात की। तो उसने कहा कि मेरी माँ सिखाया करती थी कि हमेशा ऐसा कार्य करो जो दूसरों के लिए प्रेरणादायी हो और बिना निस्वार्थ भाव से करो। कोई भाव मत रखो, कोई ऐसी इच्छा मत रखो कि तुम्हें उसका फल मिले। तो मैं ये कार्य करता हूँ, मुझे कोई मेहनत मत। राजा को उससे मिलकर अच्छा लगा और तो उसने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बिना फल की इच्छा किए अपने कार्य को करते रहना चाहिए। कभी कभी हमें फल अच्छा भी मिलता है और बहुत अच्छा भी मिल सकता है। तो हमें अपने कार्य को एकाग्रता से और अपने चिंतन से करना चाहिए। जय जिनेन्द्र सर। बहुत अच्छा। 3 इडियट्स मूवी जो है ना, उसमें भी यही है कि आप सक्सेस के पीछे मत भागो, आप एक्सेलेंस के पीछे भागो। सफलता अपने आप आपके पीछे दौड़ के आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। पल्लवी जी कुछ कहना चाहती है। पल्लवी जी बताइए। आपने बहुत अच्छी कहानी बताई रागिनी जी, बहुत अच्छा लगा सुन के। बढ़िया। पल्लवी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं हुआ। आवाज आ रही सर? आ रही है सर। थैंक यू सर आज के लिए, सर आपका और जीएसएस का। सर ये शिक्षक दिवस मेरे जीवन का सर सबसे अच्छा शिक्षक दिवस रहा। सर मैंने आज जो किया ना सर, मैंने वो कभी नहीं किया। सर आज सुबह मैं जब 5 बजे उठी तो सर मैंने सबसे पहले अपने उन शिक्षक के लिए लेटर लिखा सर जिस स्कूल में मैंने कक्षा 1 से लेके 8वीं तक पढ़ाई की। सर मैंने 2004 के बाद उनसे मैं कभी नहीं मिली सर। 2004 में सर मेरी 8वीं क्लास हो गई थी। मैं सर आज ये सोच रही थी कि देखो मैं कभी ये नहीं सोच पाई कि मैं अपने शिक्षक से मिलूं शिक्षक दिवस के अवसर पर। सर मुझे आज बहुत अच्छा लगा। फिर इसके बाद सर मैं अभी शाम को क्लास से पहले उन शिक्षक से मिलके आई जहां मैंने कक्षा 9वीं से लेके 12वीं तक पढ़ाई की। सर आज वो शिक्षक बहुत प्रसन्न हुए। सर वो रिटायर्ड हो चुके और सर उन्हें बहुत अच्छा लगा हम लोगों से मिलके। वो बोले कि सिर्फ तुम 2 लोग थे जो आज हमसे मिलने के लिए आए। सर एक कॉल आया था उनके पास, सर उनके जो स्टूडेंट है आज वो डॉक्टर हैं, और बोले सर मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों लोग मुझसे मिलने के लिए आए। सर हम लोगों ने एक ग्रीटिंग कार्ड बनाए, प्रिया ने क्राफ्ट में सर वो सीख रही थी तो उसने बहुत अच्छे ग्रीटिंग कार्ड बनाए और हम दोनों लोग गए सर से मिले। सर तो हमें बहुत अच्छा लगा। और सर इसके बाद सर मैंने अपने उन शिक्षक से भी आज बात की जो सर मेरे कॉलेज के थे सर, जिनका मेरे जीवन में सर बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सर शायद अगर सर वो ना होते तो मैं आज सर यहाँ ना होती जहाँ मैं हूँ। सर तो थैंक यू आपका और जीएसएस का कि सर मैं इतना कभी नहीं कर पाई। आज मुझे सर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं अपने सभी शिक्षकों से आज मिल पाई सर।
बहुत अच्छा एक किया विचार पल्लवी रखते जी, थे। और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी प्रेरणा मिली है, और मैं देख पाया कि ग्रुप में भी कई सारे लोगों ने ये कार्य किया है। बहुत बहुत अच्छा पल्लवी जी, और आपने एक ही दिन में इतना सारा कार्य किया। सुबह से आप 5 बजे से उठ के एकदम शुरू हो गए। बहुत प्रिया, बढ़िया। सर प्रिया बोल रही थी कि क्या कर रही हो दीदी सुबह से उठ के। तो सर मैंने आज 5 बजे ही सर लोगों को लेटर टाइप करके सेंड किए। सर लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई सर, वो बहुत प्रसन्न हुए सर हमारे लेटर देख के। आप थैंक ग्रुप यू में सर। भी वो जरूर रख देना, फोटोग्राफ्स और वो सब। रख बाकी दिए थे सर मैंने। बढ़िया बढ़िया, मैं भी देख लूंगा। और सबसे जेएसएस की जब बात करते हैं ना, तो उसके जो फाउंडेशन है, मतलब हमारे, हम सबको इकट्ठा करने वाले जो हमारे गुरु है ना, वो है नीरज जी। तो नीरज जी के बगैर हमारा खाता चलता नहीं। नीरज जी, आप अपनी बात भी रखे और समापन के लिए भी आप आगे बढ़े। धन्यवाद पल्लवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज नैतिक शिक्षा और संस्कार की प्रस्तुतिकरण का सेशन था, और कहानी के माध्यम से सभी प्रशिक्षणार्थियों ने अपनी प्रस्तुति दी। बहुत ही काबिल तारीफ है। जहाँ तक सवाल यदि नैतिक शिक्षा और संस्कारों का है, तो आज क्योंकि समय हो रहा है और मैं 10 मिनट में अपनी बात करने की पूरी कोशिश बात खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा एक सत्य घटना के माध्यम से। यह घटना जयश्री बहन की है, जिन्होंने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, प्रोफेसर बनाया, और डॉक्टर बहू से उसकी शादी भी हो गई। घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, पूरा जीवन सुखद चल रहा था। बुढ़ापे के दिनों में कुछ इस कदर मूड आया कि एक रोज उनका प्रोफेसर बेटा अपनी माँ को सहारा देता है। माँ सोचती है कि हाँ, मैं चल नहीं पाती हूँ, तो बेटे को लगने लगा है कि हाँ, मुझे सहारे की आवश्यकता है। सहारा दे के बेटा माँ को गोद में उठा लेता है और सीढ़ियों से ऊपर ले जाता है। फिर भी माँ सोचती है कि हाँ, मेरा बेटा जानता है कि मैं चल नहीं पाती हूँ, तो आज वह मैं धूप सेकने के लिए जा रहा। छत पर ले जाके उनका प्रोफेसर बेटा अपनी माँ के लिए चौथी मंजिल से नीचे फेंक देता है। औरत वो कुछ सोच पाई हो या ना सोच पाई हो, लेकिन जब महीने 2 महीने बाद सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देखा गया, तो पता चला कि प्रोफेसर बेटे ने अपनी माँ को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। बात यहाँ पे होती है, जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि क्यों फेंका, उन्होंने कहा, मैं अपनी माँ की बीमारी से तंग आ गया, तो हमने एक कदम उठाया। मतलब 9 माह पेट में रखने वाली माँ को महज 2 साल बीमारी ने क्या घेरा, और बेटे ने एक कदम उठाया। हमारे कहने का मतलब ये है कि शिक्षित तो था, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार भी यदि उसकी माँ ने दिए होते, तो शायद प्रोफेसर बेटा ऐसा कदम नहीं
हमें इस सत्र के माध्यम से इसलिए इस प्रकार की घटना का वाचन करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे बीच शिक्षक के साथ पेरेंट्स और शिक्षक दोनों की भूमिका में प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। तो हमें एक अच्छे शिक्षक का यह भी कर्तव्य होना चाहिए और एक अच्छे पेरेंट्स का यह कर्तव्य होना चाहिए कि शिक्षा के साथ संस्कारों का भी समावेश बच्चों में बचपन से ही किया जाए ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। क्योंकि समय हो रहा है और आज के प्रशिक्षण सत्र में हमारे साथ रागिनी जी सहायक प्रशिक्षक की भूमिका में, हमारे सभी प्रशिक्षणार्थी, हमारे प्रशिक्षक वैभव सर, आज आपके प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक 16वां प्रशिक्षण है। इसके बाद परीक्षण के बाद एक प्रशिक्षण, एक सत्र और आपका होगा। शालिनी जी कुछ कहना चाहती है? जी शालिनी जी अनम्यूट कीजिए। श्वेता जी है, श्वेता जी आप अनम्यूट कीजिए, बोलिए। श्वेता जी यदि आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो जरूर। जी सर, आज नेटवर्क की वजह से मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई, बार बार लेफ्ट हो रहा था। तो सर मैं अभी कंटिन्यू कर सकती हूँ कि क्लास ओवर हो रही है? नहीं जी मैम, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जी सर, जय हिंद सभी के लिए और मेरे सभी शिक्षक साथियों और नीरज सर और वैभव सर के लिए शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सम्मानीय प्रशिक्षक श्री वैभव सर के लिए मैं 4 लाइनें व्यक्त करना चाहूंगी। नकारात्मकता की सोच में घिरा हुआ था, मुझे सकारात्मकता का रास्ता दिखा दिया। नकारात्मकता की सोच में घिरा हुआ था, मुझे सकारात्मकता का रास्ता दिखा दिया। गुरु की ऐसी कृपा हुई कि आज सबके सामने बोलना सिखा दिया। अरे आपने पहले से वो अच्छा ही थी, आपको सिर्फ जेएसएस का प्लेटफॉर्म चाहिए था। जेएसएस का प्लेटफॉर्म जैसे मिला आप बोलने लग गए। ये सब सर आप मोटिवेट ही इतना अच्छा करते हैं कि अपने आप बोलना आने लगा। ये जैन शिक्षा का कमाल है। नीरज जी और हम सब, ये जो आप समकित जी है, नीरज जी है, हमारे राजेश जी है, ये ऐसे घुले मिले हैं। वो मतलब क्या है कि हम सब मन के हैं और वो धागा है और हम सब उसमें जुड़ते जा रहे हैं। तो इसी के कारण ये सब संभव हो रहा है। तो ये कुदरत का एक संयोग है और हम सबको आप जो बता रहे हैं ये पूरी जेएसएस का अभिनंदन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्वेता जी। आप कुछ और कहना चाहते हैं? जी सर, मैं कहानी सुना दूं क्या या फिर बाद में सुनाऊं? जरूर सुना सकते हैं, सुनाइए। आप रुक गए। जी एक छोटी सी कहानी है। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में ही ये कहानी है, एक गुरु और शिष्य की कहानी। कहानी एक समय की है जब आश्रम में गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाया करते थे। तो एक आश्रम में 2 शिष्य अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए और काफी समय रहने के बाद वहां आश्रम में अपने घर परिवार से रहने के बाद उनसे शिक्षा ग्रहण की। और एक समय बाद गुरु ने अपने शिष्यों को बुलाया कि शिष्यों, आज तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, अब तुम लोग घर जा सकते हो। तो वो शिष्य बहुत खुश हुए कि अब हम अपने घर जा सकते, घर परिवार से मिल सकते हैं। तो तब शिष्य ने पूछा कि गुरुजी हम जरूर अपने घर जाना चाहेंगे, पर गुरुजी ने कहा कि तुम लोगों को घर जाने से पहले एक परीक्षा और देनी पड़ेगी। अगर तुम उस परीक्षा में सफल रहे तो तुम घर जा सकते हो, और अगर तुम उस परीक्षा में असफल रहे तो तुम्हें कुछ समय और यहाँ व्यतीत करना पड़ेगा। तो दोनों शिष्यों ने कहा जी गुरुजी, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। तब गुरुजी ने दोनों शिष्यों के लिए एक एक कबूतर दिया कि ये कबूतर लेके जाओ और इस कबूतर को तुम्हें ऐसी जगह जाके मारना है जहां तुम्हें कोई और ना देख पाए।
तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, हम ये कार्य कर देंगे, फिर हम आपसे आके मिलते हैं। तो पहला शिष्य गया, वो एक गुफा में गया, उसने चारों तरफ देखा, गुफा में अंधेरा है, कोई नहीं देख रहा है, तो उसने उस कबूतर की गर्दन मोड़ दी और वो कबूतर मर गया। वो तुरंत अपने गुरुजी के पास गया और जैसे ही गुरुजी ने उसके हाथ में मरा हुआ कबूतर देखा, गुरुजी एक पल के लिए शांत रह गए और शिष्य बोला, गुरुजी ये लीजिए, मैंने अपनी कार्य पूरा कर दिया और मैं परीक्षा पूरी कर दी है, क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूँ? गुरुजी ने कहा कि अभी तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मेरा दूसरा शिष्य आएगा, उसके बाद मैं तुम्हें इस चीज का उत्तर दूंगा। दूसरा शिष्य काफी समय बाद आया और उसने बोला कि गुरुजी मुझसे ये कार्य नहीं हो पाया। और गुरुजी ने जब उसके हाथ में एक कबूतर को जिंदा देखा तो वो सोच में पड़ गया। तो गुरुजी ने उस शिष्य से पूछा कि तुमने ये परीक्षा क्यों नहीं दी, तुम इस परीक्षा में सफल क्यों नहीं हो पाए? तो बोला कि गुरुजी ये बहुत लंबी कहानी है, पर मैं ये कार्य नहीं कर पाया। तो गुरुजी ने कहा क्यों? तो बोलता है जब मैं जंगल में गया तो जंगल में मुझे पंछी देख रहे थे, तो मैं इसको नहीं मार पाया। फिर मैं जंगल के अंदर गया, तो जंगल के अंदर घने पेड़ों के बीच में मैं गया और मैंने इसको मारने का प्रयास किया, तो मुझे वो पेड़ देख रहे थे, फिर मैं इसको कैसे मार देता? कहने लगा फिर उसके बाद मैंने और प्रयास किया और मैं जंगल में और अंदर गया और मैं एक नदी किनारे गया। उस नदी किनारे बैठकर मैंने इसको जैसे ही मानने का प्रयास किया, तो मुझे उस नदी में जितनी भी मछलियां थी वो मुझे देख रही थी, तो मैं इसको नहीं मार पाया। फिर उसके बाद मैं एक गुफा में गया, तो गुफा में गया तो मैं वहां पे चारों तरफ सन्नाटा था, कोई मुझे नहीं देख रहा था, पर हेलो। हाँ जी सर। हाँ, कहने सन्नाटा। लगा, हाँ, गुफा में चारों तरफ सन्नाटा था। गुफा में चारों तरफ सन्नाटा था, तब भी मैं इसको नहीं मार पाए। गुरुजी कहने लगे गुफा में तो अंधेरा था और कोई नहीं था, फिर तुम इसे क्यों नहीं मार पाए? तो कहने लगा गुरुजी गुफा में मैं स्वयं देख रहा था ये करते हुए, तो मैं इसे कैसे मान लेता जब मैं उसको स्वयं देख रहा था। गुरुजी धीरे से मुस्कुराए और बोले, शिष्य मैं तुम्हें जो बात समझाना चाहता था वो तुम स्वयं समझ गए हो, अब मुझे इसके आगे और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारे अंदर यह भय होता है कि हम स्वयं देख रहे हैं, तब हमें ये भय ही बहुत सी गलतियां करने से रोक देता है और हम कभी गलत कार्य नहीं कर सकते हैं। तब अब इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में बहुत से ऐसे रास्ते मिलते हैं जब हमें गलत कार्य करने के लिए मौके मिलते हैं, पर उन गलत कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई नहीं देख रहा। आप स्वयं जब ये सोचेंगे कि हम स्वयं देख रहे हैं और हमें ये गलत कार्य नहीं करना है, तो आप उस गलत कार्य को कभी नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा, बढ़िया। सर ये कहानी बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी, आप जरूर बच्चों को सुनाना और ऐसी बहुत सारी कहानियां आप जरूर से सुनाएं। आप बहुत कॉन्फिडेंटली बताते हैं, कहानी भी बहुत अच्छी बताई, एकदम इंटरेस्ट भी पैदा हुआ, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो हम समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं प्रार्थना के लिए। नीरज जी कौन कराएगा प्रार्थना? जी शालिनी जैन दमोह। जी सर, शुरू करें? जी बिल्कुल। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय। ले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, बन कर सब युग वीर हृदय से देश उन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। पंच परमेष्ठी भगवान की जय।
जी बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। सभी को पर्युषण पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जी मेरी भावना की पंक्तियों के वाचन के साथ आज के प्रस्तुतिकरण सेशन का हम यहीं पे समापन करते हैं। आप सभी धर्म साधना के साथ पर्युषण पर्व का आनंद लें। हम आपसे पुनः पर्युषण के बाद रूबरू होंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी प्रतिक्रिया के साथ बने रहिएगा। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। शुभ रात्रि।